तो गाइस फिर से आ चुका हूं मैं एक और नए मनहवा के साथ, और इस मनहवा को तुम 5 मिनट देख लेना, काफी ज्यादा मजा आएगा। और अगर फिर भी ना आए तो पैसा वापस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। किम ह्यून वू ट्यूटोरियल टावर में फंसा हुआ है। बाकी सारे नए खिलाड़ी जहां फाइनल बॉस को देखकर डर के मारे भाग रहे हैं, वहीं वो पूरा बोर हो चुका है। इस ब्रॉग नाम के बॉस को वो सैकड़ों बार हरा चुका है। अब तो वो खेल खेल में उसको जमीन पर गिरा देता है और सिर्फ एक पैर से मारकर खत्म कर देता है। मजाक उड़ाते हुए पूछता, बता यहां सबसे मर्द बॉस कौन है? लेकिन इतनी आसान जीत से उसे अब कोई मजा नहीं आता, क्योंकि हर बार जीतने के बाद वह वापस पहली मंजिल पर फेंक दिया जाता है। ये सब शुरू हुआ था उस दिन जब मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में अचानक प्रकट हुए। उन्हीं के साथ एक विशाल ट्यूटोरियल टावर भी आया, जहां इंसान सुपर पावर्स हासिल कर सकते हैं और हंटर बन सकते हैं। बस शर्त ये कि 100 फ्लोर क्लियर कर पाओ। औसतन 10% से भी कम लोग इसे पूरा कर पाते हैं। ह्यून वो उन पहले खिलाड़ियों में था जो टावर के अंदर गए थे। अपनी टीम के साथ मिलकर उसने जमकर लड़ाई की और आखिरकार फाइनल बैटल जीतने के बाद उन्हें नोटिफिकेशन मिला, ट्यूटोरियल टावर क्लियर हो गया। सब खुश थे। आखिरकार घर लौटने का समय जो आ गया था। इतने टाइम बाद ह्यून वो तो सिर्फ खुला आसमान देखना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत अलग ही थी। निकलने की जगह वो वापस पहले फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। वो हैरान रह गया, ये क्या हो रहा है? सब तो बाहर चले गए, मैं क्यों फंस गया? तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे टावर ने शाप दिया है और वो इसे कभी छोड़ नहीं सकता। कुछ समय तक वो मानने से इनकार करता है, गुस्सा आता है, फिर दोबारा टावर क्लियर करने लगता है। एक बार नहीं, बार बार वो पूरी टावर को सोलो क्लियर करता है, फिर 10 बार लगातार क्लियर करता है। अपना शरीर हद से ज्यादा मजबूत बना लेता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। वो अभी भी टावर में फंसा हुआ है। साल बीतते जाते हैं। ह्यून वो अकेले ही हजारों बार टावर क्लियर कर देता है। जहां नए खिलाड़ी को टावर खत्म करने में महीनों लग जाते हैं, वहीं ये लड़का सिर्फ कुछ घंटों में पूरा कर देता है। बोर होकर वो कभी एनपीसी बनकर नए खिलाड़ियों को गाइड करने लगता है, कभी कोच बन जाता है, कभी फाइनल बॉस के साथ शरारतें करता है। लेकिन वो भी कुछ दिनों में उबाऊ लगने लगता है। अब तो हाल ये है कि पहली मंजिल पर एक किक मारते ही 10-10 फ्लोर उड़ जाते हैं। उसने अपनी हर स्किल को चरम सीमा तक महारत हासिल कर ली है। फिर एक दिन 12 साल बाद आखिरकार सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुमने लूप तोड़ दिया है, अब तुम टावर से बाहर जा सकते हो। ह्यून वो पागलों की तरह हंसता है और आखिरी बार टावर क्लियर करने के लिए ऊपर की ओर दनादन दौड़ता है। एक मिसाइल की तरह ऊपर उड़ता है, रास्ते में फ्लोर तोड़ता हुआ। अब असली बॉस कोई मॉन्स्टर नहीं, खुद ह्यून वो है, और अब तो मॉन्स्टर्स भी उससे डरते हैं। आखिरी फ्लोर पर ह्यून वो बॉस को चकनाचूर कर देता है और टावर की पूरी छत उड़ा देता है। फिर वो उस पोर्टल में कदम रखता है जो आखिरकार उसे बाहर की दुनिया में भेज देता है। बाहर आते ही वो खुशी से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। आखिरकार वो आजाद हो गया। उधर टावर पर नजर रख रही अथॉरिटीज दंग रह जाती हैं जब पता चलता है कि 2006 में बुलाए गए पहले बैच का एक खिलाड़ी पूरे 12 साल बाद टावर से निकलने में कामयाब हुआ है। कुछ हफ्तों बाद ह्यून वू को नए हंटर्स की ग्रेड इवैल्यूएशन टेस्ट में बुलाया जाता है, जहां वो लोग आते हैं जिन्होंने टावर अभी अभी क्लियर किया है। इस टेस्ट को स्पॉन्सर करने आए गिल्ड लीडर्स में उसके पुराने साथी भी शामिल होते हैं, वही लोग जिनके साथ उसने पहली बार टावर क्लियर किया था। सब यह देखने को उतावले हैं कि 12 साल टावर में रहने के बाद ह्यून वू किस लेवल का दाना बन गया है। टेस्ट टेकर वेटिंग रूम में सभी लोग अपनी अपनी बेसिक इक्विपमेंट के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ ह्यून वू आराम से स्नैक्स खा रहा है। पेट भरने के बाद वह पूछता है, ये इक्विपमेंट किस लिए है? तभी उसे याद आता है कि सुबह जब ये सब बांटा जा रहा था वो तो सो रहा था, इसीलिए उसकी बारी ही छूट गई। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सभी को वेटिंग रूम छोड़कर टेस्ट लोकेशन पर पहुंचना है। अब सोल ट्यूटोरियल सेंटर ग्रेड इवैल्यूएशन मेज में डेविड, एक ए ग्रेड हंटर, सभी जूनियर हंटर्स का स्वागत करता है। वो बताता है कि इवैल्यूएशन टेस्ट शुरू हो चुका है और वो इनका सुपरवाइजर रहेगा। डेविड सबको याद दिलाता है, दुनिया अभी आपको लाइव देख रही है, और मुस्कुराते हुए कहता है कि टावर की तुलना में यह टेस्ट बहुत आसान है, इसलिए टेंशन मत लो। जब वो सभी की पोटेंशियल देखने की बात कर रहा होता है, ह्यून वो पीछे खड़ा जोर का जम्हाई ले रहा है, किसी बात पर ध्यान ही नहीं। तभी सुपरवाइजर अनाउंस करता है, पहला एग्जाम शुरू हो रहा है, और अपने फोन पर कुछ दबाता है। अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। डेविड बताता है कि हंटर बनने के सफर में कई खतरनाक हालात आते हैं, और उनमें से एक है मेज। उसके बोलते ही ऊपर से विशाल मेटल रॉड्स गिरना शुरू हो जाती हैं। वे जमीन में धंसकर एक असली मेज का आकार ले लेती हैं। डेविड सभी से कहता है कि इस मेज में ढेरों ट्रैप्स हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मूव इन नोटिफिकेशन टेस्ट है, लेकिन उन्हें अपनी एबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी 30 सेकंड की काउंटडाउन शुरू होती है। टेस्ट टाइमर जैसे ही 0 होगा, सबको मेज में घुसकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।
काउंटडाउन खत्म होते ही सारे हंटर्स तेजी से मेज के एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सुपरवाइजर मुस्कुराता है। इस बार हंटर्स काफी डिसिप्लिन लग रहे हैं। उनके चेहरे देखकर उसे अपने पहले ग्रेड एग्जाम की याद आ जाती है। उसके मन में एक बात बार बार आती है, एक हंटर के लिए सबसे जरूरी है अपनी असली नीयत और जज्बा बनाए रखना। और दूसरी तरफ जब सब अंदर की ओर भाग रहे हैं, तब हमारा हीरो ह्यून वू अब भी सबसे पीछे स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है। ह्यून वू सुपरवाइजर को आवाज लगाता है और उसे बड़े आराम से अंकल कहकर पूछता है, सच में एग्जिट तक पहुंचना ही है क्या? डेविड उसका सवाल सुनकर भौंचक्का रह जाता है। वो ह्यून वू को ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है, इसकी हालत तो किसी भिखारी जैसी है, इसका इक्विपमेंट कहाँ गया? और तभी ह्यून वू फिर से जम्हाई लेता है। डेविड हैरान, नए लोग ऐसे बिहेव करते हैं? अब तो उसे शक होने लगता है कि ये लड़का क्या सच में एग्जाम को सीरियस ले भी रहा है या नहीं। जिज्ञासा में वो पूछ बैठता है, तुम्हें ये हंटर एग्जाम मजाक लग रहा है क्या? ह्यून वू हल्की मुस्कान देता है और फिर से अंकल पर जोर देकर बोलता है, आप ये एटीट्यूड उन बेचारे लोगों के सामने दिखाइए जो हाफ हाफ कर भाग रहे हैं। ये सुनकर डेविड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन हमारा हीरो शरारती मुस्कान के साथ शर्त लगा देता है, मैं पूरा मेज 20 सेकंड में क्लियर कर दूंगा। अगर कर दिया तो आप मुझे 10 लाख वॉन देंगे। डेविड चौंक जाता है, लेकिन अहंकार बड़ा चीज है, वो मान जाता है। वो बताता भी है कि एक दिन की सैलरी प्लस ओवरटाइम मिलाकर उसे सच में 10 लाख वॉन मिलते हैं। ह्यून वू दौड़ते हुए एंट्रेंस की तरफ जाता है और कहता है, अंकल पीछे मुकर मत जाना। एंट्रेंस वॉल के सामने ह्यून वू अपना हाथ रखता है और चकित हो जाता है, अरे अंकल इतनी मोटी सैलरी पाते हैं? इसी सोच के साथ वो अपना सारा पावर हाथ में इकट्ठा करता है। इधर डेविड और दक्षिण कोरिया के टॉप गिल्ड लीडर्स ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पर देखते रह जाते हैं, ये लड़का दीवार के पास क्या कर रहा है? और फिर ह्यून वू एक जोरदार पंच मारता है, एक ऐसा पंच कि पूरा मेज चरमराकर टूट जाता है। धुआं चारों तरफ फैल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद धुआं साफ होता है और ह्यून वू सीधे मेज के दूसरे छोर पर एग्जिट पर खड़ा है। हाँ, रास्ता उसने खुद बना दिया था, लेकिन उसने पहले कंफर्म भी तो किया था कि किसी भी तरह एग्जिट तक पहुंचना है। सब लोग दिमाग खो बैठते हैं। कोरिया के बड़े बड़े गिल्ड लीडर्स दंग रह जाते हैं और थोड़ा चिढ़ भी जाते हैं। ये लड़का अपनी मनमानी बहुत करता है। इधर ह्यून वू तो खुशी से पागल 10 लाख वॉन जीत लिए, पर उसकी मुस्कान गायब हो जाती है जब वो पीछे देखता है। पूरा मेज बुरी तरह तबाह पड़ा है। वो सोचता है, अरे बाप रे, अब नुकसान की भरपाई तो नहीं मांगेंगे। हंटर रैंक असेसमेंट कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और लाइव हंटर ऑफिस में माहौल काफी टाइट चल रहा है। जून ने इस बार टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट चेक कर ली है। तभी उसका साथी पूछता है, क्या इस बार के टेस्ट से कुछ खास उम्मीद रख सकते हैं? जून तुरंत समझ जाती है कि वो उसी एडवांस्ड हंटर वाली अफवाह की बात कर रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी निकालना इतना आसान नहीं है। हमारे बॉय के अलावा एक और बंदा आ रहा है जो बैकअप हंटर है और जिसने ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ट्रेनिंग ली है। क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि असली एडवांस्ड हंटर आएगा या नहीं, इसलिए बैकअप के तौर पर इस ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट कांग ह्यून को बुलाया गया है। कांग ह्यून वो बंदा है जिसके पास ढेरों स्किल्स और एबिलिटीज हैं और ऊपर से किस्मत भी हमेशा इस पर मेहरबान रहती है। अपने हथियार के दम पर वो बड़े बड़े खतरनाक मॉन्स्टर्स को आराम से धो देता है। शुरू से ही कांग ह्यून को बहुत तवज्जो और इज्जत मिली है क्योंकि वो हर बार सफल रहा है, लेकिन उसे लगा था कि वह सबसे टॉप पर है जब तक उसकी मुलाकात ह्यून वू से नहीं हुई। ये वही दिन था जब हमारा हीरो ट्यूटोरियल टावर को आखिरी बार क्लियर करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त ह्यून वू इतना बेकाबू था कि जिसे भी रास्ते में पाता बस धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता। कांग ह्यून भी उसी में उड़ा था। कांग तो किसी तरह जान बचाकर लौट आया, लेकिन उसी दिन उसे समझ आ गया, मैं कितना छोटा पड़ गया इसके सामने। वापस वर्तमान में पहला एग्जाम कांग के लिए सफल रहा। अब सबको वेटिंग रूम में वापस बुलाया जाता है जब तक अगली घोषणा ना हो जाए। उधर ऑब्जर्वेशन रूम में तमाम लोग सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं, आखिर ह्यून वू ने पूरा एरिया कैसे तोड़ा। अथॉरिटीज भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि क्लियर फुटेज मिले, लेकिन हर बार फोटो लेनी हो तो कैमरा लीक आंक्स पर ही जा रहा है। वेटिंग रूम में सभी हंटर्स आपस में फुसफुसा रहे हैं। अफवाह फैल चुकी है कि जो तबाही हुई है वो एडवांस्ड प्लेयर ने की है। कांग ह्यून भी वही बैठा है। उसे पता है कि एग्जाम खत्म नहीं हुआ, मतलब उसे अब भी मौका है ह्यून वू की असली परफॉर्मेंस देखने का, और वो मन ही मन कसम खाता है, इस लड़के से मैं नहीं हारूंगा। उधर ह्यून वू इतना नींद में लग रहा है जैसे कोई ड्रग्स लेकर आया हो। इसी बीच अनाउंसमेंट होता है, आज के रैंकिंग कॉन्टेस्ट का शेड्यूल बदल दिया गया है। 15 मिनट में प्रतियोगिता फिर से शुरू होगी। अब अगला राउंड है मॉन्स्टर वेव टेस्ट। इसमें वर्चुअल ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्पिरिट स्टोन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। लक्ष्य ये होता है कि तय समय में कितने मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। कांग ह्यून की बारी आती है।
ये बंदा वाकई स्किल्ड है, ध्यान पूरा फोकस्ड, मूवमेंट तेज। अपने हथियार में बिजली जैसी ऊर्जा भरकर वो मॉन्स्टर्स पर हमला करता है। धड़ाधड़ एक के बाद एक सबको गिराता जाता है। ऑन ऑब्जर्वर्स दंग। ये अभी अभी टावर से निकला है और पहले से मैजिक स्किल्स भी सीख चुका है। सबको लगने लगता है कि किसी जीनियस को देख रहे हैं। ऐसा परफॉर्मेंस तो रियल लाइफ में होता ही नहीं। कांग बिना रुके बिजली की धाराएं फेंकता जाता है। एक भी पल आराम नहीं। जो भी मॉन्स्टर आता है वो उसी वक्त ढेर। टाइम पूरा होता है और अनाउंसमेंट होता है। कांग ह्यून ने 78 मॉन्स्टर्स को हराया है, अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। सभी दंग रह जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं ये तो सही में टॉप कैंडिडेट है। पहले राउंड में भी यही पहला होता अगर एडवांस्ड प्लेयर ने वो हरकत न की होती। अब बारी आती है हमारे लड़के ह्यून वू की। वो एक बार फिर जम्हाई लेते हुए बोलता है, उफ, बहुत थक गया हूं यार, पर करना तो पड़ेगा ही। टॉप गिल्ड लीडर सियोन हान सुझाव देता है कि बाकी 2 गिल्ड लीडर भी आकर यह परीक्षा देखें, क्योंकि वह जानना चाहता है कि ह्यून वू की फाइटिंग स्टाइल अब कितनी विकसित हो चुकी है। परीक्षा स्थल में दाखिल होते ही ह्यून वू को 120 सेकंड का समय दिया जाता है। 10 सेकंड की काउंटडाउन शुरू होती है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होती है, एक विशालकाय दैत्य अपने हथौड़े जैसे हथियार को उठाकर हमारे लड़के पर हमला करता है। लेकिन ह्यून वू बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह अपनी जगह खड़ा रहता है और अगले ही पल एक ही मुक्के में उस दैत्य को धड़ाम से गिरा देता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अधिकारी तुरंत पूछते हैं कि कैमरामैन, ये सब रिकॉर्ड हुआ ना? ये तो पूरी मूवी है। इस नज़ारे को देखकर बाकी खतरनाक राक्षस गुस्से से दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके एक बाल को भी छू नहीं पाता, क्योंकि ह्यून वू उन्हें भी उसी तरह एक एक करके हवा में उड़ा देता है। अब 56 सेकंड बाकी हैं, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ह्यून वू अचानक गायब हो चुका है, परंतु राक्षसों के सिर अपने आप फटते दिखाई दे रहे हैं। सब सोचते हैं कि क्या यह कोई जादू है, लेकिन सियोकवान कहता है कि यह जादू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो प्रकाश की गति से चलती हुई किसी इंसान की छाया दिखाई दे रही है। असल में ह्यून वू बिजली की गति से इधर उधर दौड़कर राक्षसों को मुक्का मारते ही उड़ा दे रहा है। कोई हाई लेवल स्किल नहीं, बस पागलपन की हद वाली स्पीड। सीओ यान ली हैरान रह जाती है कि बिना किसी एनहांसमेंट के ऐसा कैसे संभव है। शू ह्यून किम भी समझ नहीं पा रहा कि टावर में इतने सालों तक ह्यून वू ने आखिर किया क्या था। सभी एक ही बात समझ जाते हैं, ह्यून वू अब सच में एक दैत्य बन चुका है। 120 सेकंड पूरे होते ही उद्घोषक हकलाते हुए घोषणा करता है कि ह्यून वू ने 248 मॉन्स्टर्स को मार गिराया। ये खबर देखते ही इंटरनेट फट पड़ता है। हर जगह यही वीडियो वायरल है। कुछ लोग इसे नकली बता रहे हैं, कुछ दंग हैं और कुछ जल भुन रहे हैं। सोशल मीडिया में हाहाकार मच जाता है। यह देखकर कांग गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है। वह दीवार पर मुक्का मारता है और दीवार फट जाती है। वह चिल्लाकर कहता है कि उसने कितना संघर्ष किया, दूसरों की किल चुराई, नफरत झेली, हर गलत रास्ता अपनाया, लेकिन फिर भी ह्यून वू ही वायरल हो गया। यह बात वह पचा नहीं पा रहा। इसी बीच कोरियन हंटर एसोसिएशन की सूचना विभाग प्रमुख एलिस ह्यून वू से मिलने आती है। वह उसे उन गिल्ड्स की लिस्ट देती है जो उससे मिलना चाहती हैं। फिर वह उसे टावर से 12 साल बाद बाहर आने पर बधाई देती है और बताती है कि जब से टावर आया था दुनिया बहुत बदल चुकी है। आगे समझाते हुए एलिस बताती है कि लैबिरिंथ और डंजन्स से निकलने वाले मॉन्स्टर बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा इनाम भी मिलता है। इसी वजह से हंटर गिल्ड हमेशा टैलेंटेड हंटर्स को खोज रहा होता है और उन्हें भारी भरकम रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। लेकिन ह्यून वू तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा है कि अगला खाना क्या खाया जाए। एलिस को यह बिल्कुल पता नहीं होता और वह सोचती है कि शायद हमारा लड़का किसी कंफ्यूजन में है। तभी ह्यून वू उससे पूछता है, ये सब बताना क्या आपके काम का हिस्सा है? मुस्कुराकर एलिस स्वीकार करती है कि वह यहाँ निजी कारणों से आई है। वह उस एडवांस्ड प्लेयर से मिलना चाहती थी जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। साथ ही वह उसे एरीज गिल्ड का नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, जिसमें एक सदस्य के अधिकार और जिम्मेदारियों की अपडेटेड जानकारी है। वह सुझाव देती है कि ह्यून वू पहले साइनिंग बोनस वाली क्लॉज पढ़ ले। हैरान होकर ह्यून वू पहला क्लॉज पढ़ता है। साइन करते ही मेंबर को एक भारी भरकम रकम मिलेगी। ह्यून वू की बगल में पसीना बहने लगता है। एलिस मुस्कुराकर पूछती है, बताइए 10 बिलियन वॉन का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में कैसा लगेगा? ह्यून वू घूर कर सोचता है कि आखिर इस देश की मुद्रा इतनी गिर कब गई? कहीं कोरिया भी जिम्बाब्वे जैसी हाइपर इन्फ्लेशन में तो नहीं चला गया? एलिस तुरंत समझाती है कि मॉन्स्टर्स की वजह से हालात जरूर खराब हुए, लेकिन अर्थव्यवस्था गिरा नहीं। हाँ, जमीन जायदाद के दाम जरूर आसमान छू गए। वह बताती है कि जिस घर में ह्यून वू पहले रहता था उसकी कीमत भी बदल चुकी है, और फिर वह दस्तावेज उसके हाथ में थमा देती है। कागज देखते ही ह्यून वू की आंखें फटी रह जाती हैं। उसके घर की कीमत 3 मिलियन से बढ़कर 1.3 बिलियन वॉन हो चुकी थी।
उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है, तो एलिस समझ जाती है कि यह लड़का पैसों को लेकर परेशान है। वह उसे भरोसा देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, 10 बिलियन वॉन तो बस साइनिंग बोनस है। वह आगे बताती है कि अगर ह्यून वू इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के बाद इसे रिन्यू करता है तो एरीज गिल्ड उसे 2 गुना साइनिंग बोनस देने को तैयार है। ये सुनकर ह्यून वू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, जैसे खून ही निकल गया हो। एलिस आगे जोड़ती है कि लैबिरिंथ से निकले स्पॉइल्स को वह गिल्ड के साथ शेयर करेगा, लेकिन उसका हिस्सा हमेशा ज्यादा रहेगा। ह्यून वू मुस्कुराते हुए पूछता है, तो क्या गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट भी आपकी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जॉब में आता है? एलिस स्वीकार करती है कि उसके कुछ पर्सनल कनेक्शंस हैं और एरीज गिल्ड का एक रिक्रूटर चाहता था कि वह स्वयं यह कॉन्ट्रैक्ट ह्यून वू तक पहुंचाए। लेकिन अंदर ही अंदर ह्यून वू याद करता है कि एसोसिएशन द्वारा आवाज दिए गए प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना गैर कानूनी है। उसी पल एलिस उसे यह कहने वाली थी कि वह आराम से सोचकर फैसला ले सकता है, लेकिन ह्यून वू बीच में ही कह देता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं किसी भी गिल्ड में शामिल नहीं होने वाला, मुझे कोई भी गिल्ड पसंद नहीं। पहले तो एलिस को लगता है कि ह्यून वू मजाक कर रहा है, लेकिन ह्यून वू बहुत साफ है। वह किसी भी गिल्ड या उनकी एक्टिविटीज में बंधना नहीं चाहता। उसे अच्छी तरह पता है कि 10 बिलियन वॉन मजे के लिए नहीं दिए जा रहे। इस दुनिया का एक ही नियम है, देना और लेना। और अगर वह इतना बड़ा साइनिंग बोनस ले लेता है तो बदले में उसे भी ढेरों चीजें करनी पड़ेंगी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए सारे स्नैक्स खत्म करने के बाद ह्यून वू हंस पड़ता है। उसे यही जिंदगी पसंद है, आराम से जीना, अपनी मर्जी का करना, किसी के नियम कायदों से दूर। चिल करते हुए उसे एलिस की बात याद आती है, क्या तुम्हें हंटर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं? ह्यून वू बताता है कि उसने सुना है कुछ हंटर अकेले भी काम करते हैं। यह सुनकर एलिस समझ जाती है कि वह मर्सनरी हंटर्स की बात कर रहा है, लेकिन वह साफ बता देती है कि वे लोग पहले गिल्ड्स में काम कर चुके होते हैं। एक अननुभवी हंटर का अकेले लैबिरिंथ में उतरना लगभग असंभव है। लेकिन ह्यून वू पूरे गर्व से जाता जाता कहता है, मैं कर लूंगा। एलिस उसे घमंडी कहकर याद दिलाती है कि जब वह अपना फैसला बदल ले तो उसे बताएं। हकीकत में वापस ह्यून वू सोचता है कि एलिस से मिलना पूरा समय की बर्बादी थी। वह समय वह आराम से सोने में लगा सकता था। सोचते सोचते वह इतना चिढ़ जाता है कि अब नींद भी नहीं आ रही। इसलिए वह उन गिल्ड्स की लिस्ट देखता है जो उससे मिलना चाहती हैं। उसे लगता है यह भी समय की बर्बादी है, लेकिन तभी उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। साउथ कोरिया के टॉप 3 गिल्ड लीडर्स भी उस लिस्ट में मौजूद थे। 5 दिन बाद नए हंटर्स की प्रोटेक्शन पीरियड के आखिरी दिन ह्यून वू एक जापानी रेस्टोरेंट में सियोन, सियो यान और शू ह्यून से मिलता है। इतने सालों बाद उन्हें देखकर वह दंग रह जाता है। सियो क्वान अब एक परिपक्व आदमी जैसा लग रहा था। हाई स्कूल का डरपोक शू ह्यून अब एक स्मार्ट बंदा बन चुका था, और सियो यान वो तो पूरी तरह बदल चुकी थी। शू ह्यून को देखते ही ह्यून वू को याद आता है, यही वो लड़का था जो 50वीं मंजिल तक उसके पीछे दुबक कर चलता था। और सियो यान वो वही लड़की थी जिसने एक बार बंशी को देखकर डर के मारे पैंट में, इससे पहले कि वह वाक्य पूरा करे, सियो यान बीस्ट मोड ऑन करते हुए उसे घूरकर चेतावनी देती है कि ज्यादा जुबान न चलाए। सुशी खाते हुए ह्यून वू मानता है कि उनसे मिलकर अच्छा लग रहा है, और यह सुशी, वाह, इसका स्वाद तो कमाल है। तभी शू ह्यून उसे याद दिलाता है, 17वीं मंजिल पर मरमैन को हराने के बाद ह्यून वू कितनी देर तक सुशी मिस करने की बात करता रहा था। अब सब कुछ याद आते ही ह्यून वू हंस देता है। वह सच में उस समय पूरी तरह बावला हो गया था। तीनों बताते हैं कि जब जब उसके बारे में अर्बन लीजेंड बाहर लीक होते थे, वे चुपचाप खुश होते थे कि वह अभी भी जिंदा है। सब कुछ सुनकर ह्यून वू हैरान होता है और पूछता है कि आखिर बाहर क्या क्या कहा गया। तब वे बताते हैं कि वह एक सेलिब्रिटी बन चुका है, और टावर में उसने जो कुछ भी किया वह सब टीवी पर दिखाया गया। यह सुनते ही ह्यून वू के चेहरे पर शर्म से पसीना बहने लगता है। उसे याद आता है कि वह कितनी बार टावर में भूमिका निभा रहा था, और अब उसे डर लगने लगता है। आखिर टीवी पर कौन सी हरकत दिखाई गई होगी? ह्यून वू बस यही उम्मीद करता है कि टीवी पर वह वाली घटना न दिखाई गई हो जहां उसने नग्न होकर डंजन क्लियर किया था, या फिर वह पल जब वह गोलम बनकर रेंगते हुए बॉस को हराता था। लेकिन गिल्ड लीडर्स बताते हैं कि सबसे मशहूर क्लिप्स तो कुछ और ही हैं। वह वीडियो जिसमें वह किसी अजीबोगरीब डांस के साथ बॉसों को कूट रहा था, और वह मशहूर सीन जहां उसने एक ही किक में 10 फ्लोर तोड़ डाले थे। यह सुनकर ह्यून वू को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शू ह्यून तो सच में जानना चाहता है कि उसके दोस्त ने टावर में आखिर किया क्या था। ह्यून वो याद करता है, वह बॉस मॉन्स्टर के सामने नाच रहा था। मॉन्स्टर भी वहीं खड़ा उसे देखकर हैरान था, लेकिन हमारे लड़के को किसी भी तरह वहां से निकलना था, तो उसने सब आजमाया, डांस भी। 10 फ्लोर तोड़ने का मामला, वह तो तब हुआ जब वह इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि पूरी ताकत से ऊपर कूद गया और सीधा 10 मंजिल ऊपर जाकर टकराया। सियो यान मानती है कि मूल्यांकन के दौरान उसे देखकर ही पता चल गया था कि वह कितना ताकतवर हो चुका है।
अब जब उसने खुद उससे ये किस्से सुने तो कोई शक ही नहीं बचता। लेकिन ह्यूनवू को लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा कर लेता। जब किसी को कहीं फंसा दिया जाए तो वे निकलने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। फिर उसे अचानक याद आता है उसके स्टूडेंट्स भी शायद बाहर निकल आए होंगे। वह याद करता है 50वीं से 60वीं मंजिल के बीच की बात है। उसे टावर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ढूंढने पर एक बच्चा मिला, पूरी तरह खोया हुआ। उस समय ह्यूनवू मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस में मग्न था, तो उसने उस बच्चे को अपना शिष्य बना लिया। उसे गाइड किया, उसे ट्रेन किया, बिल्कुल एक सेंसेई की तरह। सियोक्वान को कुछ समझ नहीं आता तो ह्यूनवू समझाता है, जैसे कॉमिक्स में होता है ना, किसी को कहीं कैद कर दो, फिर वो ट्रेनिंग करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वहां से निकल जाता है। मैंने सोचा था मैं भी ऐसा करके निकल जाऊंगा, इसलिए उसने उस बच्चे को पागलों की तरह प्रशिक्षण कराया। डांटा, ताना मारा, रोका नहीं रुकने पर, और उसे आदेश देता कि पेट के निचले हिस्से पर ध्यान लगाओ, अपनी ऊर्जा जागृत करो। लेकिन ह्यूनवू अब मानता है कि उसे सिर्फ ताकत आती थी, असली प्रशिक्षण नहीं। आज सोचकर उसे उस बच्चे के लिए बुरा लगता है। वह ये बात जाहिर नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मालूम है कि वह उस समय सच में एक बड़ा झटका था। इसलिए वह राहत महसूस करता है कि उसने मास्क पहना हुआ था, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह लड़का उसे फिर कभी पहचान कर मिल जाए। इसी बीच ह्यूनवू तीनों गिल्ड लीडर से पूछता है पिछले 12 सालों में दुनिया कैसी रही। सवाल सुनते ही तीनों की आवाज थम जाती है। माहौल कुछ पल के लिए भारी हो जाता है। अपने घर वापस पहुंचकर ह्यूनवू अपना स्टेटस विंडो खोलता है और देखता है कि उसकी उम्र 36 नहीं बल्कि 24 दर्ज है। उसे एहसास होता है कि वह इस दुनिया के 12 साल वाकई खो चुका है। अब यह समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन वह ठान लेता है अब वह जितना हो सके उतना पैसा कमाएगा और जिंदगी ऐसे जिएगा कि कोई पछतावा न रहे। उसी समय उसकी नजर पड़ती है एंडलेस लूप रिमूव्ड नाम की एक चमकती हुई नोटिफिकेशन पर। जिज्ञासा से भरा ह्यूनवू उस विकल्प पर क्लिक कर देता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है, अगले लेवल पर जाने के लिए कम से कम 3 डंजन बॉस को हराना पड़ेगा। डंजन कॉन्क्वेस्ट के ऑब्जेक्टिव में शामिल हैं एडोरैप की लैबोरेटरी, वुडलैंड विलेज और स्वैम्प व्यू। ह्यूनवू समझ पाता उससे पहले ही उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही सिक्योरिटी गार्ड उसे सलाम करता है और बताता है कि एरीज गिल्ड के कुछ रिक्रूटर्स उससे मिलने आए हैं। हीरो का मूड तो था ही नहीं मिलने का, वो वहीं मना कर देता है, लेकिन गार्ड घबराया हुआ उसे रिक्वेस्ट करता है कि चलिए सर, वरना मुश्किल हो जाएगी। रिक्रूटर ने साफ कहा था कि ह्यूनवू को लेकर ही आओ। यानी साफ है ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो हमारा लड़का अनमने मन से नीचे फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में पहुंचता है जहां वो लोग इंतजार कर रहे थे। उधर ब्यो हो कांग, एरीज गिल्ड का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, बड़े स्टाइल से उसे ग्रीट करता है। लेकिन ह्यूनवू भी कौन सा घुमा फिराकर बात करने वाला था, सीधे बोल देता है कि उसे किसी भी गिल्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इस पर एरीज का एचआर मैनेजर उसे चैलेंज करने लगता है, क्या सच में तुम बिना किसी गिल्ड के सफल हंटर बन सकते हो? फिर शुरू होता है उसका लंबे चौड़े फायदे गिनाने वाला ड्रामा कि गिल्ड ज्वाइन कर लो, ये मिलेगा वो मिलेगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हमारा हीरो डरा नहीं, उल्टा बोल देता है, सुनो, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। पीछे खड़ा बॉडीगार्ड ये सुनकर भड़क जाता है। उसका मूड होता है कि अभी कुछ कर दे, पर ब्यो हो उसे रोक लेता है और ह्यूनवू को चेतावनी देता है। एरीज गिल्ड कौन है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हीरो मुंह पर हल्की सी स्माइल लेकर बोलता है, अच्छे से जानता हूं, आधा कोरिया तो तुम लोगों ने निगल ही लिया है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है। टॉप 3 गिल्ड लीडर्स ने पहले ही बताया था कि एरीज गिल्ड पूरे देश के 86% डंजन पर कब्जा जमाए बैठा है। ए रैंक वाले खेती जैसे डंजन हो या नए लोगों के लिए डी रैंक वाले, सब इनके नियंत्रण में हैं। ऊपर से विदेशी पैसा भी लगा है, यानी पैसा पावर दोनों की कमी नहीं। और जो भी हंटर एक्सपी लेना चाहता है या कमाई करना चाहता है, उसे 2 ऑप्शन है, या तो महंगा टिकट खरीदो या एरीज गिल्ड के मेंबर बन जाओ। सीधे शब्दों में ये लोग मजबूरी का फायदा उठाकर सबको अपने नीचे दबा रहे हैं। ह्यूनवू इन बातों में सोच रहा था कि धड़ाक बॉडीगार्ड टेबल पर हाथ पटक देता है। इतनी जोर की ताकत कि पूरा कमरा चमकती ऊर्जा से भर जाता है। ब्यो हो तब कड़क आवाज में कहता है, यहां एसोसिएशन की बिल्डिंग में हो, इसलिए ज्यादा बहादुर मत बनो, सोच समझकर जवाब देना। वो गंजा बॉडीगार्ड फिर टेबल नहीं, सीधा दीवार पर हाथ मारता है और ब्यो हो बताता है, इस आदमी के ओवरऑल स्टैट्स अकेले ही उसे ए ग्रेड हंटर बनाते हैं। अगर तुमने कोई गलती की तो यहीं खत्म हो जाओगे। ह्यूनवू हल्की सी सांस लेता है, मुस्कुराता है और धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। हमारा लड़का अपनी चप्पल उठा के उस गंजे बल्डी को बुलाता है, आजा भाई, तेरे गंजे सिर में आज थोड़ी अक्ल ठोक दूं। ये सुनते ही हल्क टाइप का वो बंदा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में चार्ज मारता है। लेकिन सेकंडों में हमारा हीरो उसे उठाकर दीवार में चिपका देता है और बेचारा हिल भी नहीं पाता। ये देखकर बैंगो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन सब ने पहले से प्लान बनाया था कि ह्यूनवू को डराकर इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि वो मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। पर यहां तो पूरा प्लान वॉट लग गया।
उधर रिसोर्स मैनेजर भी चौंक गया। ये बंदा तो मैजिक भी यूज नहीं करता, फिर भी ताकत देखो क्या लेवल की है। ह्यून वू चालाक मुस्कान के साथ बोंगो के पास जाता है, उसे कोने में दबाता है और अपनी फटी चप्पल से धड़ाधड़ लगा देता है। मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। रात को शू ह्यून के घर हमारा लड़का पूरी कहानी सुना देता है। शू ह्यून एक तरफ इंप्रेस है लेकिन थोड़ा शॉक्ड भी, क्योंकि एरीज वाले लड़के बहुत ही खतरनाक और जिद्दी हैं। कोई उनसे पंगा नहीं लेता। वो बताते हैं कि ये लोग बाकी गिल्ड्स में तुम्हें जाने से रोकने के लिए धमकियां देते हैं और अगर तुम मना करो तो लैबिरिंथ के अंदर ही गायब कर देंगे। स्ट्रॉबेरी खाते खाते ह्यून वो पूछता है, गायब मतलब? शू ह्यून कहता है, मतलब सीधा सीधा मार डालेंगे। हीरो सुनकर दंग, इतना ब्रूटल? इसलिए शू ह्यून सलाह देता है कि इतना सब होने के बाद उसके गिल्ड में जुड़ जाना चाहिए, लेकिन हमारा लड़का किसी गिल्ड में जाना ही नहीं चाहता। सही बात है, वो थोड़ा आराम चाहता है। फिलहाल उसकी पहली प्रायोरिटी कुछ और है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो पूछता है, वैसे तुमने एड्रॉन्स लेबोरेटरी का नाम सुना है? पिछले 12 सालों से ह्यून वो खुद भी नहीं जानता कि उसे अकेले 12 साल उस टावर में क्यों फंसाया गया। उसके मन में अनगिनत सवाल हैं। किसने टावर बनाया? किसने उसे बंद किया? क्यों किया? अगर वो सच पता कर ले तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। शू ह्यून हैरान, अचानक एड्रॉन की लैब में इतनी दिलचस्पी क्यों? वो बताता है कि एड्रॉन की लैब AC या AC- रैंक का डंजन है और नई हंटर्स को पावरफुल बनने के लिए परफेक्ट जगह भी। पर दिक्कत यह है कि उस डंजन पर रेस गिल्ड ने अपना पूरा मोनोपोली जमा रखा है। बिना उनकी मर्जी के वहां पैर भी नहीं रख सकते। ये सुनते ही ह्यून वू पूरी तरह झल्ला जाता है। यार, इन गुंडों पर रोकने के लिए कोई कानून वून नहीं है क्या? शू ह्यून समझाता है, सरकार के पास टाइम नहीं दोस्त, हंटर्स की कोई वोटिंग पावर नहीं है। ट्यूटोरियल टावर क्लियर ही कितने लोग करते हैं और ऊपर से डंजन इतने खतरनाक कि पुलिस भी ढंग से जांच नहीं कर पाती। ज्यादातर मौतें तो एक्सीडेंट बोलकर फाइल बंद कर देते हैं। ह्यून वू को ये सब पूरा बकवास लगता है, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो एरीज एक उभरती हुई इंडस्ट्री का लीडर है जो सरकार को अच्छा खासा टैक्स देता है और हंटर से जुड़ा हुआ कोई भी मामला इतना नाजुक होता है कि बाहर की ताकतों को दखल देने का मौका ही नहीं मिलता। इसी बीच हमारा लड़का फैसला कर लेता है कि वो अंदर चुपके से घुसेगा और अगर वहां ढंग की सिक्योरिटी हुई तो सामने से टक्कर लेगा। श्यून उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने कोई बेवकूफी की तो एरीज उसकी दुश्मन बन जाएगी। लेकिन अब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा लड़का तो पहले ही उस गिल्ड के रिसोर्स मैनेजर को अपनी रंगत दिखा चुका है। वहीं दूसरी तरफ सियोनु हुक, एक S रैंक हंटर और एरीज गिल्ड की कोरियाई शाखा का मैनेजर, गिल्ड के एक्सपेंशन की मीटिंग में लगा पड़ा है। चीन में फैलाव करने में कम से कम 5 महीने लगेंगे, रूस में 8 महीने और जापान में 7 महीने। सियोनु को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात है बाजार में सबके एक कदम आगे रहना। बिल्कुल वैसे ही जैसे फार्मिंग मॉन्स्टर को मारते समय तुम्हें डंजन बॉस से तेज नहीं भागना, बस अपने बगल वाले आदमी से तेज भागना होता है। इसी बीच मैनेजर के बंदे उसे ह्यून वू की स्टैट रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने ट्यूटोरियल जोन में हमारे लड़के की मूवमेंट फुटेज लेकर एक ट्रायल एनालिटिकल डिवाइस से लेवल का अनुमान लगाया है। बोंगोकू, जो एरीज गिल्ड में ह्यूमन रिसोर्सेज का हेड है, बताता है कि उसे शुरू में शक था, लेकिन एनालिसिस डिपार्टमेंट के हिसाब से मार्जिन ऑफ एरर 1 ग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सियोनु पूछता है, तो क्या तुम लोगों ने इस बंदे को रिक्रूट कर लिया? लेकिन अपने स्टाफ के चेहरे देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये लोग फेल हो गए। तुरंत ही वो बोलता है कि ठीक है, रहने दो, ऐसे बंदे से दूर ही रहना बेहतर है। वो मानता है कि लड़का बेहद काबिल है और उसके आने से गिल्ड को बहुत फायदा होगा, पर सच ये है कि ऐसा आदमी उनकी कुर्सियों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सियोनु आदेश देता है, इसे रिक्रूट करने का सोचो भी मत, पहले इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। तभी एक आदमी भागता हुआ बोंगोकू के पास आता है, हाँफते हुए बताता है कि एड्रॉन लेबोरेटरी में इमरजेंसी हो गई है। वी जुंगू, चियोम्बो माउंटेन, C रैंक डंजन एड्रॉन लेबोरेटरी के एंट्रेंस पर एक लड़की गार्ड से जोर देकर पूरे लुभावने अंदाज में कह रही है कि उसे अंदर जाने दें, लेकिन वो गंवार टाइप थग उसे लैबिरिंथ में जाने को बोलते हैं, क्योंकि वहां लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं। पहले तो वे खुद को रूल्स वाले लोग दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर गंदी नजर डालना शुरू कर देते हैं। इसी बिल्कुल सही टाइम पर हमारा बंदा वहां पहुंच जाता है। थग उसे चेतावनी देते हैं, ये टाइम पास की जगह नहीं है, यहाँ असली और डरावने मॉन्स्टर्स होते हैं, निकल यहाँ से। लेकिन हमारा लड़का आगे बढ़कर कहता है, अरे इसी वजह से तो आया हूं, अंदर मेरा कुछ काम है। एरीज गिल्ड के एक थग को गुस्सा आ जाता है और वो हमारे हीरो को पागल बोलते हुए चिल्लाता है कि साले, मुझे इडियट बोला। हुन वो चुपचाप अपने चप्पल उठा लेता है ताकि इन खिलाड़ियों को बदतमीजी का सही जवाब दे सके। मुस्कुराते हुए वो उनके और करीब आता है। थग गुस्से में फट पड़ता है और बोलता है, अरे सुन, मैं एरीज गिल्ड का आदमी हूं। लेकिन हमारे हीरो को किसी भी गिल्ड की परवाह ही नहीं है।
वो अपनी चप्पल उठाता है और बस एक हल्के से थपेड़े में आदमी को सीधा दीवार से चिपका देता है। अपने साथी को बेसुध देखकर दूसरा लड़ाका डर के मारे कांपने लगता है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट उसे कहता है कि अपने जूते दे दो। वो बंदा समझ नहीं पाता तो ह्यून उसे धमकाता है कि आंखें खुलवानी हैं क्या। डरा सहमा बंदा तुरंत जूते उतारकर दे देता है। जैसे ही हमारा हीरो नए जूते पहनता है वो हैरान रह जाता है कि इतने हल्के मेटल के जूते भी होते हैं क्या। उधर एरीज गिल्ड वाला रो रहा है कि उसके मैजिक वाले महंगे जूते चले गए, लेकिन हमारा उदार हीरो उसकी नंगे पैर वाली हालत देखकर उसे अपनी चप्पल दे देता है और आराम से निकल जाता है। गेट पार करते ही एरीज वाले गुंडे वहीं बैठकर रोते रह जाते हैं। उधर एसियो यान गुस्से में शूहुन पर चिल्ला रही है कि उसने प्रोटैगोनिस्ट को जाने कैसे दिया। श्यून समझाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ह्यून वो तो बस चल दिया, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। सियो यान डरने लगती है कि एरीज गिल्ड जैसे खतरनाक लोगों से पंगा हो गया। श्यून बताता है कि उसने हमारे हीरो को सब बता दिया था, लेकिन वो फिर भी बाहर निकल गया और कोई उसे रोकने की ताकत रखता भी नहीं। सियो यान हक्का बक्का रह जाती है और पूछती है कि क्या सच में ह्यून वू ने एरीज गिल्ड को दुश्मन बना लिया है। शू ह्यून बोलता है कि जितना उसने सुना है, हाँ, अब तो राइवलरी पक्की है। शी ह्यून कहती है कि हुन वू वो इंसान नहीं है जो चुपचाप बैठे बैठे मुसीबत में फंस जाए, लेकिन अगर वो किसी का दुश्मन बन जाए तो उसकी टेढ़ी साइड बाहर आ ही जाती है। शुन समझ नहीं पा रहा कि मामला इतना बड़ा कैसे बन गया, पर वो एसियो यान को शांत करता है और कहता है कि टेंशन मत ले, क्योंकि एरीज गिल्ड की बात के दौरान ह्यून वू की रैंकिंग भी सामने आई थी। लेकिन जब शाहुन उसे हमारे हीरो की रैंकिंग बताता है तो सियो यान एकदम सन्न रह जाती है। उधर हमारा हीरो बिना रुके डंजन में आगे बढ़ रहा है और तभी अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर रिसर्च मटेरियल ढूंढता हुआ दिखाई देता है। ये वही सी रैंक का डंजन बॉस एडेरॉन है जो लगातार नए शोध नमूनों की तलाश में रहता है। दूर खड़े कुछ फाइटर उसे देखते हुए आपस में बातें करते हैं। कहा जाता है कि एडेरॉन को हराकर कोई खास कमाई नहीं होती, इसलिए एरीज गिल्ड ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। अब भीतर प्रवेश पाने के लिए रिश्वत देने वाले ये फाइटर सोच में पड़ जाते हैं, क्या हमें सच में इस बॉस से लड़ना चाहिए। किसी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो कोशिश करते हैं। पर लड़की शक में है, क्या हमारी क्षमताएं लैब बॉस के सामने टिक भी पाएंगी। आमतौर पर तो उससे पूरी गिल्ड जाकर लड़ती है। दूसरा लड़का जोड़ता है, मैंने गौर किया था एडेरॉन की डिफेंस बहुत हाई है, अटैक बहुत लो, यानी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन नामुमकिन नहीं। रणनीति बनती है, धीरे धीरे उसे गिराना है और जरा भी खतरा दिखते ही भाग जाना है। प्लान तय। तभी वे देखते हैं कि हमारा हीरो अकेला ही एडेरॉन की ओर बढ़ रहा है। हनवू बिना एक बूंद डर के उस बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। एडेरॉन खिलखिलाकर हंसता है, चलो नए रिसर्च सब्जेक्ट से कहां से शुरू करूं। वह हमारे हीरो से ही पूछने का फैसला करता है और तभी कहानी एक फ्लैशबैक में डूब जाती है। 12 साल पहले जब हमारा हीरो छोटा था, उसके कजिन ने उसे डांटकर कहा था कि कोई मुसीबत मत करना, टीचर की बात मानना। फिर उसने छोटे ह्यून वू को अनाथालय में छोड़ दिया, उसके माता पिता की दुर्घटना में मौत के बाद। और सबसे घटिया बात, उसने ह्यून वू की सारी विरासत भी हड़प ली थी। शायद लोगों से मिली धोखाधड़ी ही वजह है कि ह्यून वू तब तक शांत रहता है जब तक कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश न करे। लेकिन एक बार किसी ने उसे अपना दुश्मन बना लिया तो वह उसका सबसे बुरा रूप देखेगा और उस दुश्मनी को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एडेरॉन अपनी सुई घुमाता हुआ पागलों की तरह हंस रहा है। कहां से शुरू करूं? तुम ही बताओ। लेकिन हमारे हीरो की आवाज धमाके की तरह गिरती है, बस रुक जा। लैब बॉस हक्का बक्का, एक इंसान, वो भी उससे आदेश की भाषा। पर उसके समझने से पहले ह्यून वू की एक मुट्ठी उसे उड़ाकर दीवार में गाड़ देती है। पीछे खड़े फाइटर्स की आंखें फटी रह जाती हैं और हमारा लड़का बॉस की तरह चलता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। एडेरॉन का लैब मिशन क्लियर। अब अगला टारगेट फॉरेस्ट विलेज। पीछे खड़ा हंटर ग्रुप दंग है। ये तो वही है एडवांस्ड प्लेयर ह्यून वू। उसे सामने देखकर ही उन सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। इधर एरीज गिल्ड कोरिया ब्रांच। एचआर मैनेजर कोरिया मैनेजमेंट डिवीजन के हेड वू चुनयोंग के ऑफिस में आता है। वह एक फाइल पकड़ाकर पूछता है, क्या ब्रांच मैनेजर हु सन वू ने कोई निर्देश भेजे। चुनयोंग जैसे ही फाइल खोलता है चौंक जाता है। एक नए हंटर की फाइल में 2 ए रैंक स्टैट्स। एचआर शांत होकर कहता है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, बस टेम्पररी एनालिसिस है। पर फिर भी चुनयोंग दबी मुस्कान में कह उठता है, यह तो सच में राक्षस जैसी स्टैट्स हैं। एचआर धीरे से जोड़ता है, ऑन ऑर्डर है कि उसे बस हल्का चोट पहुंचानी है, लेकिन अगर थोड़ी ज्यादा लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। चुनयोंग समझ जाता है यह एक्स्ट्रा इच्छा एचआर की खुद की है। एचआर समझाता है, वह लड़का हमारे एक्सक्लूसिव डंजन में घुस गया था और उस समय हमारी सुरक्षा टीम पर हमला किया था। चुनयोंग आत्मविश्वास से कहता है, चिंता मत करो, वह लड़का हमारी गिल्ड को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन चुनयोंग चाहता है कि ये सब चुपचाप निपट जाए। ब्रांच मैनेजर पहले ही चीन में गिल्ड के विस्तार के कारण भारी तनाव झेल रहा है। ऊपर से मैनेजमेंट भी इन कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहा है।
क्योंकि सामने खड़ी है टायरेंट गिल्ड, चीन की नई टायरेंट गिल्ड। सिर्फ 2 साल में उन्होंने चीन के 52% डंजन्स पर कब्जा कर लिया और सिर्फ 4 साल में टॉवर से बाहर निकलते ही उनका लीडर गिल्ड को एक दैत्य बन चुका संगठन बना देता है। उनके हर लीडर की एक ही पहचान, राक्षसों जैसी ताकत। सबसे हैरान करने वाली बात, टायरेंट गिल्ड के गिल्ड लीडर की असली पहचान आज तक पब्लिक के सामने नहीं आई। हालांकि वह दुनिया की एस रैंक रैंकिंग में 5वें स्थान पर दर्ज है, फिर भी उसका चेहरा राज बना हुआ है। चुनयुंग एचआर मैनेजर को भरोसा दिलाता है, ह्यूनवू की चिंता मत करो, और जोड़ता है, टायरेंट गिल्ड से निपटने में ही हमारी जान अटकी है। हमारे पास फालतू लोग नहीं, बस कुछ एक्सपर्ट भेजेंगे उसे हल्का नुकसान पहुंचाने के लिए। उधर हमारा हीरो टॉवर से आए इंसान के लिए स्मार्टफोन किसी जादुई हथियार से कम नहीं। ह्यूनवू कैमरा खोलकर दुनिया की टेक्नोलॉजी देखकर दंग रह जाता है। फिर वह अपने दोस्त की फोटो खींचकर मोबाइल से खेलने लगता है। श्यून चिढ़ जाता है, ये फोन मैंने संपर्क रखने के लिए दिया था और ये इसे खिलौना बना रहा है। लेकिन आखिरकार वह बताता है, फॉरेस्ट विलेज सोल गिल्ड के मैनेजमेंट में है। हमारा हीरो मोबाइल में इतना खोया है कि स्यून की बातों पर ध्यान ही नहीं देता, जब तक कि वह ये नहीं कह देता, फॉरेस्ट विलेज में अभी कोई मॉन्स्टर नहीं है। ह्यूनवू एकदम चौंक जाता है। स्यून समझाता है, हमने वहां का बॉस काफी पहले ही खत्म कर दिया था। वह बताता है कि यहाँ की दुनिया ट्यूटोरियल टावर से बिल्कुल अलग है। टावर में बॉस और मॉन्स्टर रोज रिस्पॉन हो जाते थे, लेकिन असली डंजन्स में नॉर्मल मॉन्स्टर कभी खत्म नहीं होते और बॉस उन्हें वापस आने में बहुत समय लगता है। ह्यूनवू हैरान, पूरा 1 महीना? शू ह्यून हंसते हुए बताता है, हमने बॉस को 4 हफ्ते पहले मार दिया था, बस 2-3 दिन और रुको। ह्यूनवू फिर पूछता है, और वो सामने दिख रहा स्वैम्प वाला डंजन? श्यून कंधे उचका देता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, वो एरीज गिल्ड कंट्रोल करती है। अब हमारे हीरो के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट, एक मॉन्स्टर मारने के लिए इतनी दिक्कत क्यों? उसी बीच स्यून पूछता है, वैसे तुम हंटर एसोसिएशन में कब रजिस्टर करोगे? पहले तो ह्यूनवू इसे हवा में उड़ाता है, पर स्यून जब पैसे वाला पॉइंट बताता है, हमारे लड़के की आंखें चमक उठती हैं। रुक, सिर्फ रजिस्टर करने से पैसे? स्यून समझाता है, 2-3 महीनों में उसे कुछ कार्य पूरे करने होंगे। फिर बताता है, बी रैंक 8 मिलियन, ए रैंक 2.5 मिलियन और ए से एस तक का गैप आसमान जितना बड़ा। लेकिन जब ह्यूनवू सुनता है कि स्वयं शू ह्यून हर महीने 7 मिलियन कमा रहा है, हमारा हीरो दंग रह जाता है। बस मैं अभी जा रहा हूँ रजिस्टर कराने। अगली सुबह हमारा हीरो हंटर एसोसिएशन एबिलिटी एवेल्युएशन सेंटर की ओर निकल पड़ता है अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जब ह्यूनवू अपना नाम बताता है, रिसेप्शनिस्ट का चेहरा अचानक चमक उठता है। अरे वही लड़का जो 12 साल तक टॉवर में फंसा था। वह याद करता है कितने लोग आए थे सिर्फ हमारे हीरो के बारे में पूछने, पर रिसेप्शनिस्ट सोचता है इसमें कोई खास बात नहीं है, लोग बस शोर मचा रहे हैं। सभी चेक के बाद वह ह्यूनवू को आई ऑफ द सीकर की ओर इशारा करता है। यहां उसका हंटर रैंक दिखाई देगा होलोग्राम पर। ह्यूनवू हाथ रखता है। रिसेप्शनिस्ट अंदाजा लगाता है शायद B+ तक हो सकता है, लेकिन जैसे ही रैंक दिखाई देती है उसका तो मुंह ही खुला रह जाता है। चेहरा देखकर ह्यूनवू खुद भी हक्का बक्का। अचानक रिसेप्शनिस्ट की चीख पूरे बिल्डिंग में गूंजती है और फिर क्या, हमारा हीरो बन जाता है सारे शहर का टॉपिक। उसकी असली स्कोरिंग ने सबको चौंका दिया। खबरों में लिखा सारी एज, और दुनिया में कोई भी ऐसा स्कोर नहीं रखता। ह्यूनवू अपने फोन पर न्यूज पढ़ते हुए चौंकता है, इतने कम समय में मेरी खबर फैल गई। सीहुन समझाता है, एडवांस्ड प्लेयर्स हमेशा हॉट टॉपिक होते हैं और जब से तुमने एरीज गिल्ड के डंजन में तहलका मचाया, सबकी निगाहें तुम पर हैं। सीहुन जानता है कि हमारे हीरो को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह यह भी समझता है कि एरीज गिल्ड अब चुप नहीं बैठेगी। उनके इलाके में घुसकर जो तूफान ह्यूनवू ने खड़ा किया है उसका बदला वे जरूर लेंगे। वह चेतावनी देता है, सावधान रहना, वो लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर ह्यूनवू एक कान से सुना, दूसरे से उड़ा दिया। अचानक ह्यूनवू अपने फोन को देखकर जोर से हंसने लगता है। स्क्रीन पर लोडिंग स्क्रीन वाली हंटर फोटो, अजीब सी पोज और ओवर एक्टिंग वाला ऑनरा इफेक्ट। वह हंसते हुए बोलता है, ये क्या बकवास फोटो है? श्यून शांत आवाज में कहता है, वो मैं हूं। और फिर पूरा कमरा चुप, एकदम अजीब सी खामोशी। कुछ पल बाद ह्यूनवू पूछता है, तू मेरे साथ इतना घूमता क्यों है? बाकी सब तो हर वक्त बिजी रहते हैं। शी ह्यून मुस्कुराता है, मैं भी बिजी हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर टाइम निकालता हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है। उधर एरीज गिल्ड मैनेजमेंट ब्रांच बेसमेंट, एचआर मैनेजर ह्यूनवू की असेसमेंट रिपोर्ट देखकर पसीने पसीने। चुनयुंग अब समझ चुका है कि ब्रांच मैनेजर क्यों चाहता था कि इस लड़के को हैंडल किया जाए। डरे हुए एचआर को वह भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, शिनचुन गैंग संभाल लेगी। यह सुनते ही एचआर का चेहरा खिल उठता है। आखिर जो शिकारी चीन में जल्द ही एस रैंक बनने वाला है, वही अब ह्यूनवू से निपटेगा।
अब उसे पूरा भरोसा है कि उसकी समस्या जल्द खत्म हो जाएगी। उधर फॉरेस्ट विलेज में ह्यून वो चौंकता है, यहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं, ये तो डंजन है। स्यून समझाता है, ये डंजन हमारी गिल्ड की प्रॉपर्टी है। घड़ी रात के 12 बजाती है, बॉस स्पॉन होने वाला है। तीनों अंदर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं दूर एक परछाई चुपचाप उन्हीं पर नजर गड़ाए हुए है। फॉरेस्ट विलेज डंजन में हमारे हीरो के साथ एक नया शख्स जुड़ता है, पार्क गाम मून। ह्यून बताता है ये लूट उठाने आया है जिसे बेचकर पैसा मिलता है। ह्यून वो चौंकता है, लूट बेचकर पैसे, लेकिन उसका असली झटका तो तब लगता है जब वह सुनता है ये आइटम 20 से 35 मिलियन के होते हैं। हमारा लड़का दिमाग हिलाते हुए, लोग इन चीजों का करेंगे क्या? ह्यून एक लंबी सांस लेकर समझाता है, इनसे आर्मर और वेपन्स बनते हैं, लेकिन तुझे ये बातें समझ नहीं आने वाली। इसी दौरान पार्क कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करता है और पूछता है, भाई रिकॉर्ड कर लूं? ह्यून वो को कोई दिक्कत नहीं, पर वह पूछता है क्यों? जब उसे पता चलता है कि वीडियो से एड रेवेन्यू आता है, वह तुरंत बोल उठता है, चलो 8/22 में पार्टनरशिप करते हैं। साफ दिख रहा है पैसे वाले काम में हमारा हीरो सबसे आगे बढ़ते हुए शू ह्यून हमारे हीरो को एक कागज पकड़ डालता है। यह डंजन भूल भुलैया है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। ह्यून वो नक्शा देखता है, उस पर अलग अलग मार्किंग्स, और फिर सीधा हवा में फेंक देता है। स्यून अवाक, ये क्या किया तूने? पर हमारा हीरो किसी और ही लेवल पर खेल रहा है। वह विशाल पेड़ के पास जाता है और पार्क से कहता है, मेरी फोटो ले। ह्यून वो पेड़ के करीब जाता है और धड़ाम एक जोरदार मुक्का मारता है। पार्क और स्यून की आंखें बाहर गिरने को तैयार। पूरी जमीन के अवरोध एक ही मुक्के में साफ हो जाते हैं और उन मलबों के पीछे छिपा डंजन बॉस टिवन हेडेड ओगर साफ दिखाई देने लगता है। पार्क अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन खुद जम चुका है। एक ही पंच में उसने रास्ता बना दिया। जैसे ही ह्यून वू अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है, पार्क गैमून एक्साइटमेंट में उसके पीछे भागने लगता है। तभी हमारा लड़का तेजी से दौड़कर उस विशाल ओगर की तरफ जाता है, एक छलांग मारता है और सीधे उसके कंधे पर लैंड करता है। अगले ही पल धड़ाम, चेहरे पर एक जोरदार मुक्का और पूरा डंजन बॉस जमीन पर ढेर। ह्यून वू उसके ऊपर खड़ा है, मानो जीत का ताज पहन चुका हो। उधर पार्क गमून तो लिटरली रोते रोते वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ये तो पक्का वायरल जाएगा। लेकिन परछाइयों में खड़ा शिनचुंग गांग अभी भी हमारे हीरो पर नजर रखे हुए है। इसी बीच एरीज गिल्ड के मैनेजमेंट ऑफिस में शिनचुनगोंग अपने बॉस चंग के पास अपनी रिपोर्ट देने पहुंचता है। वो बताता है कि हमारे हीरो की फिजिकल पावर इतनी ज्यादा है कि उसे स्किल्स या मैजिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिन भी मानता है कि लड़का खतरनाक है, लेकिन एक नजर में ही उसने उसे रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। चुंग युन बताता है कि ह्यून वू जल्द ही एरीज गिल्ड के डंजन विजिबल स्वैम्प में जाने वाला है और शिन इसे परफेक्ट मौका मानकर उसकी तैयारी करने लगता है। उधर हमारा हीरो विजिबल स्वैम्प के एंट्रेंस पर खड़ा है। उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, पर शायद वो ज्यादा सोच रहा है। तभी एसीओ यान का मैसेज आता है, एरीज गिल्ड से सावधान रहने की चेतावनी। लेकिन ह्यून वू को समझ नहीं आता कि सब क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं। उसे तो एरीज गिल्ड की बिल्कुल परवाह नहीं। सीओ यान नाराज होकर पूछती है कि वो उनके एक्सक्लूसिव डंजन में आखिर क्यों जा रहा है। ह्यून वू बस इतना कहता है, कुछ काम है। वो पूछती है क्या वो जानबूझकर एरीज गिल्ड को छेड़ने जा रहा है, और हमारा ठंडा दिमाग वाला हीरो सीधा जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर एसीओ यान पूरी तरह टेंशन में पड़ जाती है। सीओ यान जानती है कि वो बेवजह टेंशन ले रही है। उसके स्टैट्स, उसकी ताकत और वो वायरल वीडियो जिसमें उसने पूरा डंजन तहस नहस कर दिया, सब देखकर साफ है कि ह्यून वू खुद का ख्याल रख सकता है। फिर भी वो उसे आखिरी बार सलाह देती है, एरीज गिल्ड वालों से दूर रहना और अपना काम जल्दी खत्म करके बाहर निकल आना। विजिबल स्वैम्प एक ए रैंक डंजन है और एसीओ यान को शक है कि एरीज गिल्ड उसी दिन पहुंचेगी जिस दिन बॉस मॉन्स्टर स्पॉन होगा, इसलिए वो और भी ज्यादा चिंतित है। ह्यून वू उसकी बात का सम्मान करता है, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। हाँ। लेकिन जैसे ही वो विजिबल स्वैम्प के गेट पर पहुंचता है, फिर से वही एरीज गिल्ड के लोग उसके सामने खड़े होते हैं। उनमें से एक एरीज हंटर आगे बढ़कर ह्यून वू को धमकी देता है, आरीज को दुश्मन मत बनाना वरना पछताओगे। हमारा हीरो एसीओ यान की सलाह याद करता है, लोगों से बचकर रहना था, लेकिन ये लोग तो खुद ही पीछे पड़ जाते हैं। ह्यून वू झल्लाकर बोलता है, तुम एरीज के लोग सब एक जैसे ही हो, हमेशा ऊपर से बात करते हो, हर बार पिटते भी हो और फिर गिल्ड का नाम लेकर बचने की कोशिश करते हो। उस शिकारी का गुस्सा फट जाता है। वो तलवार निकालकर ह्यून वू पर झपटता है, लेकिन अगले ही पल धड़ाम, हमारा लड़का बिना किसी मेहनत के उसे गिरा देता है और सीधा डंजन के अंदर चला जाता है। जैसे ही ह्यून वू गेट के भीतर कदम रखता है, डंजन का विशाल मॉन्स्टर जाग उठता है। लेकिन हमारा हीरो वो बिना रुके बिना डरे बस यूं ही चलता चला जाता है। मॉन्स्टर उसकी तरफ गरजते हुए बढ़ता है और ह्यून वू के चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं। आखिरकार हमारा हीरो पहुंच जाता है डंजन के असली खतरे के सामने। मेगा एलिगेटर, इस ए रैंक डंजन का घातक बॉस। ह्यून वू को तुरंत याद आती है एसीओ यान की क्लास, उसकी मोटी टफेस्ट लेदर, उसकी हाई मैजिक रेजिस्टेंस।
और उसकी लेदर और दांतों की तगड़ी मार्केट वैल्यू। ये सब सोचकर उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान आ जाती है। एक पल भी गंवाए बिना ह्यून वू उस विशाल एलिगेटर पर हमला कर देता है और एक ही प्रहार में उसे धराशायी कर देता है। वो उसे वहीं चीरने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर डर कर भागने लगता है। ह्यून वू उसे यूं भागने कैसे देता। वो आगे बढ़कर उसकी पूंछ पकड़ लेता है और खींचकर रोक लेता है। अब तुझे थोड़ा झूला झुलाता हूं, कहते ही हमारा हीरो उस 20 टन वाले एलिगेटर को बच्चे की तरह हवा में घुमाना शुरू कर देता है और फिर पूरा जोर लगाकर उसे दीवार में पटाख से दे मारता है। मेगा एलिगेटर गुस्से से दहाड़ता है और फिर से उसका सामना करता है। दूर से शिनचुनगांग ये लड़ाई बड़े ध्यान से देख रहा है। अचानक एलिगेटर छलांग लगाता है और जैसे ही ह्यून वू अंतिम वार के लिए तैयार होता है, चेनें उसके पैरों में लिपट जाती हैं। उसे पता भी नहीं चलता और वो जादुई बेड़ियों में बंध चुका होता है। उधर मेगा एलिगेटर अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसकी तरफ बढ़ता है और शिनचुनगांग को यकीन है कि अब यही ह्यून वू की मौत का पल है। लेकिन जैसे ही एलिगेटर उस पर झपटता है, हमारा हीरो झटके से नीचे झुक जाता है और मॉन्स्ट्रस एलिगेटर सीधे स्वैम्प में कूद जाता है। ह्यून वू नीचे बंधी चेनें देखकर उलझन में पड़ जाता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, मैजिक चेन है ये, तुम्हारे जैसे राक्षसों को रोकने का परफेक्ट तरीका। ह्यून वू ऊपर देखता है, एक अजीब सा आदमी खड़ा है। वो नीचे कूदकर अपना परिचय देता है, और इस गिल्ड ने मुझे भेजा है तुम्हें खत्म करने। अब हमारे हीरो को समझ आता है ये कोई साधारण शिकारी नहीं बल्कि एक असैसिन है। शिनचुनगांग उसकी ताकत की तारीफ करता है, चाहे एलिगेटर को हवा में घुमाना हो या उस औजार को एक ही पंच में गिरा देना। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हो रही है कि जादुई चेन में फंसने के बाद भी ह्यून वू इतना शांत कैसे है। ह्यून वू पहले तो हैरानी में पड़ जाता है, ये चेन आखिर करती क्या है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका पूरा शरीर बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा। शिनचुनगांग हंसते हुए समझाता है, ये मैजिक चेन है, इससे निकलने के लिए तुझे हाई रैंक मैजिक पावर चाहिए, लेकिन तू तो टावर से अभी अभी निकला है, तेरे पास कोई मैजिक नहीं, इसलिए तू इससे निकल ही नहीं सकता। लेकिन हमारा हीरो, वो तो और ज्यादा कंफ्यूज्ड है, इसमें दिक्कत क्या है। शिनचुनगांग फ्रस्ट्रेशन में फटने वाला होता है। उसे लगता है ह्यून वू बस नाटक कर रहा है, जैसे बाकी सब करते हैं, काल्म रहकर अगला मूव प्लान करना। पर ह्यून वू सच में कुछ भी नहीं सोच रहा, वो लिटरली बस कंफ्यूज्ड है। हताश होकर असैसिन अपनी तलवार निकालता है, अब ये खेल खत्म। वो पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन हमारा हीरो सरलता से अपना हाथ उठाकर वार को रोक लेता है। अगले ही पल शिनचुनगांग वेनम एक्सप्लोजन छोड़ता है, एक जोरदार धमाका, गाढ़ा धुआं पूरे इलाके में फैल जाता है। शिन को लगता है कि उसने काम पूरा कर दिया, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, ह्यून वू बिल्कुल बिना खरोंच के बैठा है। वो चौंक कर पूछता है, ये उसने किया क्या। शिनचुनगांग पूरी तरह सन्न, उसे समझ नहीं आता कि उसका मारक जादू बेअसर कैसे हो गया। उसी पल ह्यून वू आराम से खड़ा होता है और अगली ही सांस में शिन के चेहरे पर एक इतनी जबरदस्त मुक्का पड़ता है कि वो उड़ता हुआ सीधा पेड़ से जा टकराता है। ह्यून वू आराम से उसकी तरफ चलता हुआ कहता है, अगली बार पूरा शरीर चेन से बांधना, तब शायद मैं सच में हिल नहीं पाता। शिनचुनगांग समझ ही नहीं पा रहा कि उसका सामने वाला आदमी चेन में बंधा होने के बावजूद कैसे ऐसी हरकतें कर रहा है। उधर हमारा हीरो आराम से उसे बताता है, लगता है चेन ढीली पड़ गई है, ठीक से काम नहीं कर रही। शिन की हालत देखने लायक थी और ह्यून वू बिना समय गंवाए उस पेड़ को ठुड मारकर लात से उखाड़ देता है और पूरे पेड़ को ऊपर उठा लेता है, जबकि असैसिन अभी भी उसी से चिपका हुआ है। हमारा हीरो शांत सी आवाज में कहता है, मारने आए हो तो खुद मरने की तैयारी भी रखनी चाहिए। उधर मेगा एलिगेटर स्वैम्प में धीरे धीरे तैर रहा था और अगले ही पल शिनचुनगांग उसकी पीठ पर गिर जाता है। ह्यून वू उस पूरे पेड़ को उठाकर सीधा स्वैम्प में फेंक देता है और उसी पल एलिगेटर भी खत्म। शांत खड़े हमारे हीरो के सामने अचानक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है, तुमने खुद को साबित किया है, अब तुम्हें लोवेस्ट टियर इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। इसी दौरान एरीज गिल्ड के मैनेजमेंट ऑफिस में हड़कंप मच चुका है। चोंगयोंग को बताया जाता है कि उनका असैसिन शिनचुनगांग संभवतः मर चुका है। वो पेड़ जिसमें वह फंसा हुआ था सीधा स्वैम्प में धंस गया। कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन बचने की कोई संभावना नहीं लगती। चोंगयोंग गुस्से से भड़क उठता है। वो 2 S रैंक स्टैट्स और 7 स्किल्स वाला एलीट असैसिन था और वो इतनी आसानी से मार दिया गया, उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उधर ह्यून वू अपने अपार्टमेंट में थक कर लेटा है और सोने ही वाला होता है कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। सिस्टम विंडो, स्क्रीन पर नया संदेश चमक रहा है, यू आर इन्वाइटेड टू बिकम अ टेम्पररी गार्डियन। ह्यून वू पूरी तरह कंफ्यूज्ड, उसे लगता है कुछ तो बदल गया है, लेकिन स्क्रीन पर जो कुछ लिखा है उसमें से आधा भी उसे समझ नहीं आता। वो सोचता था कि उसे टावर से जुड़ी असली जानकारी मिलेगी, लेकिन ये टेम्पररी गार्डियन वाली बात आखिर मतलब क्या रखती है।
ह्यून वो घड़ी देखता है। समय 9:30 हो रहा है और सिस्टम का इनवाइट आया था करीब 2 बजे। उसी समय शियोन अपार्टमेंट में घुसता है, लेकिन हमारा हीरो हाथ उठाकर बोलता है, वहीं रुक। वो अपनी नई स्किल टेस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन विंडो खोलता है। थोड़ा सा फोकस करता है, उसके सामने शियो ह्यून की इंफॉर्मेशन विंडो प्रकट हो जाती है। लेकिन समस्या, लोवेस्ट टियर अथॉरिटी होने के कारण उसे कोई स्टैट्स दिखते ही नहीं। वो चिढ़कर गालियां बकने लगता है। ये कैसा बेकार स्किल दिया है? शियो ह्यून उसकी तरफ घूरते हुए पूछता है, भाई क्या हुआ? ह्यून वो तुरंत संभल जाता है, कुछ नहीं, खुद से बात कर रहा था। हमारा हीरो घड़ी को घूरता रहता है। जैसे जैसे 12 AM नजदीक आता है, उसके मन में शक पक्का हो जाता है। ये बेकार सा स्किल किसी न किसी चीज का संकेत जरूर है। उसे लगता है कि सिस्टम इन्विटेशन मिलने के बाद शायद उसे टावर से जुड़ी असली जानकारी मिल सके। फिर 12 बजते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। ह्यूनवू की आंखें झपकती हैं और अगले ही पल वो खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाता है। उसके सामने एक डेस्क और उस पर बैठी एक लड़की उसे देखकर मुस्कुराती है। वेलकम गार्डियन, वो आगे कहती है, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूं, मेरा नाम है ईव। जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह सुनकर ह्यूनवू का मूड एकदम खिल उठता है। आखिर 12 साल तक टावर में अकेला घूमने के बाद उसे कोई मिला है जिससे वो बातें कर सकता है, और शायद वो ये भी बता सके कि वो टावर में इतने सालों से फंसा क्यों था। दोनों एक दूसरे को कुछ पल चुपचाप देखते हैं। फिर ह्यूनवू पूछता है, तो तुम सब समझाओगी ना? ईव उसे हैरानी से देखती है। समझाऊं? क्या? हमारा हीरो गुस्से से फट पड़ता है। तो तुमने मुझे यहां बुलाया ही क्यों? समझाने के लिए नहीं। लेकिन ईव पूरी शांति से जवाब देती है, मैं सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकती हूं। यह सुनकर ह्यूनवू कुछ पल के लिए जम जाता है। मतलब वो खुद कुछ नहीं बताएगी जब तक वो सवाल नहीं पूछेगा। शौक में पड़े हमारे हीरो ने सवाल पूछना शुरू किया। सबसे पहला सवाल, मुझे ट्यूटोरियल टावर में किसने बंद किया? ईव, मैं नहीं बता सकती। तुम्हारी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी सबसे लोवेस्ट टियर है। ह्यूनवू के दिमाग में खून खौलने लगता है। उसे वही पुरानी सिस्टम वाली लाइनें याद आने लगती हैं। वो गुस्से में दांत पीसकर पूछता है, ठीक है, तो अगर मेरी अथॉरिटी बढ़ गई तो तुम बता दोगी कि मुझे टावर में किसने बंद किया? ईव, नहीं बता सकती। अथॉरिटी अभी भी लोवेस्ट टियर है। ह्यूनवू, ट्यूटोरियल टावर क्या है? ईव, नहीं बता सकती। ये बनाया क्यों गया? नहीं बता सकती। मॉन्स्टर्स क्यों आते हैं? नहीं बता सकती। हर बार वही जवाब, वही इरिटेशन, वही फ्रस्ट्रेशन। आखिरकार हमारा हीरो तंग आकर ईव के सिर में हल्का सा ठुक मार देता है। तुमने मुझे यहां बुलाया ही क्यों? मजाक करने के लिए? ईव शांत आवाज में बोलती है, मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम्हारी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी लोवेस्ट टियर पर है। यह सुनकर ह्यूनवू का खून और खौलने लगता है। लेकिन तभी ईव आगे कहती है, लेकिन एक चीज मैं बता सकती हूं। ह्यूनवू रुक जाता है। तुम गार्डियन हो। गार्डियन का मतलब होता है एक डिफेंडर। हमारे हीरो को अभी भी जवाबों की भूख लगी है। वह ईव से कहता है कि यह सब उसके लिए काफी नहीं है, उसे कुछ और जरूरी चाहिए। तभी ईव शांत चेहरा बनाए कहती है कि वह उसे आगे एक गार्जियन को क्या क्या करना पड़ता है वह सब बता सकती है। यह सुनकर ह्यूनवू चिढ़ जाता है कि वह वही बातें नहीं बता रही जिनके लिए वह पागल हो रहा है। लेकिन ईव अगले ही पल बम फोड़ देती है। वह बताती है कि अभी वह सिर्फ एक टेम्परेरी गार्जियन है, और जब वह असली औपचारिक गार्जियन बन जाएगा तब सारी जानकारी अपने आप उसके सामने खुल जाएगी, चाहे वह चाहे या ना चाहे। अब हमारे हीरो की जिज्ञासा 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। उसे जानना ही है कि आखिर असली गार्जियन बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। ईव जवाब देती है कि उसके एरिया में 5 दिनों बाद एक क्रिया से खुलेगी और उस जगह के सबसे गहरे हिस्से में एक की छिपी है, एक ऐसी चाबी जो उसकी इन्फो अथॉरिटी का टियर बढ़ा देगी। वही चाबी उसे असली गार्जियन बनाएगी। संदेश देने के बाद ईव उसके स्किल्स अपग्रेड करती है और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देती है। अपार्टमेंट में खड़ा ह्यूनवू सामने तैरती सिस्टम विंडो को घूरता रह जाता है, जिस पर साफ लिखा है, ऑब्टेन द की। अब हमारा लड़का सोच चुका है, उसे तो हर हाल में यह की लानी है और असली गार्जियन बनना ही है, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। उधर उसके दोस्त यह सुनते ही दंग रह जाते हैं। वो एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगते हैं और तभी शू ह्यून भारी आवाज में बताता है, क्रियास कोई नॉर्मल जगह नहीं, वो तो एक भयंकर आपदा है। मीनवाइल एरीज गिल्ड के हेडक्वार्टर में हुक सन वू गुस्से में फट पड़ता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके मैनेजमेंट का सबसे ताकतवर हंटर भी ह्यूनवू के हाथों हार गया है। चुनयुंग चुपचाप खड़ा शर्म से सिर झुकाए हुए है। सुनवू उसे दिलासा देता है कि वो उसे दोष नहीं दे रहा, लेकिन फिर उसकी आवाज ठंडी पड़ जाती है। वो यू को ऑर्डर देता है, सबको इकट्ठा करो, अगर कोई तरीका है तो उस ह्यूनवू को कुचल दो। सुनवू पैसे का बंडल उसकी ओर फेंकता है और बोलता है, पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर मर्सनरीज लेकर आओ। यू समझ जाता है कि बॉस की क्या मंशा है।
अब सनवू का ध्यान अगले टारगेट पर जाता है, टायरेंट गिल्ड। उधर चीन में टायरेंट गिल्ड के लोग एरीज सदस्यों की धुनाई कर रहे हैं और सनवू समझ जाता है कि उसकी सारी प्लानिंग गड़बड़ा रही है। गुस्सा उसके अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें चमक उठती हैं जब वो $2 बिलियन की रिंग देखता है। वन हंग उसे बताता है कि इस तरह की चीजें लैब्रिंथ्स में आम मिलती हैं। हुनवू को समझ नहीं आता लैब्रिंथ और डंजन में फर्क क्या है। उसके दोस्त समझाते हैं डंजन में मॉन्स्टर्स मरने के बाद स्पिरिट स्टोन्स जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। लैब्रिंथ में ट्रेजर ट्रोव होता है जहां आर्टिफैक्ट्स जैसे एन्चांटेड आइटम्स मिलते हैं, यानी सच्चा जैकपॉट। वन हंग उसे बताता है कि ये रिंग एन्चांटेड आर्टिफैक्ट है। हमारा हीरो गेम लाइक फंक्शंस देखकर दंग रह जाता है। ये चीजें तो नॉर्मल इक्विपमेंट से कहीं ज्यादा ओपी निकलती हैं। वो रिंग को ध्यान से देखता है और तभी सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। सिस्टम बताता है कि वो अपने स्पेशल स्किल से आइटम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है। हमारा हीरो तुरंत ट्राई करता है। पूरा इंफॉर्मेशन बोर्ड उसकी आंखों के सामने खुल जाता है। हालांकि पूरा डिस्क्रिप्शन रिडैक्टेड है क्योंकि हमारा हीरो लोवेस्ट टीयर अथॉरिटी वाला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बेकार और यूजलेस स्किल से थोड़े अनॉयड होता है, लेकिन ठान लेता है कि मेन मिशन के बाद लैब्रिंथ जरूर जाएगा। वो रिंग की कीमत कंफर्म करने के बाद वान ह्योंग को वापस कर देता है और अपना ध्यान मेन्यू पर लगाता है। हमारा हीरो मेन्यू पढ़ता है और सब कुछ ऑर्डर करने का फैसला कर लेता है। उसके दोस्त शॉक में हैं, सोच रहे हैं कि ये सब वो कैसे खा लेगा, लेकिन वान ह्योंग उसे हिम्मत देता है, जो चाहो सब ऑर्डर करो। ठीक उसी वक्त हुनवू अपने दोस्त से पूछता है क्रिया से क्या है, और फिर से सभी चौंक जाते हैं। खाना खाते खाते हमारा हीरो समझता है कि क्रियास का मतलब है जमीन अचानक फट जाएगी और अनगिनत मॉन्स्टर्स बाहर आएंगे। स्यून समझाता है कि चाइना और जर्मनी जैसे देशों ने क्रियास देखा और इसे हेल गेट कहा। ह्युनवू सोचता है कि ईव ने इसे कितनी कैजुअली बताया था। पहले उसे लगा था कि यह नॉर्मल चीज है, लेकिन अब उसे डर लगता है अगर ऐसा कोरिया में हुआ तो क्या होगा। पूरी टीम गहरी सोच में डूब जाती है। शू ह्युन बताता है हालांकि हम इसे रोक सकते हैं, लेकिन लोवेस्ट सी रैंक क्रियस भी उस इलाके को पूरी तरह बैरन कर देगा। सभी जानते हैं कि उनके गिल्ड्स और कुछ अन्य गिल्ड्स मदद करेंगे, लेकिन एरीज गिल्ड सिर्फ कुछ वीकलिंग्स भेजेगा और दिखावा करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों से कहता है 4 दिन आराम करो और खूब खाओ। जब वे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो सिर्फ इतना बताता है जल्द ही पता चल जाएगा। इसी बीच एयरपोर्ट में लोग महसूस करते हैं कि जमीन हिल रही है। पहले लोग सोचते हैं शायद अर्थक्वेक आया है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक जमीन फट जाती है। इसी समय रोब्स पहने एक आदमी अपने मास्टर के पास जाता है और रिपोर्ट करता है 9वीं मंजिल जाग चुकी है। मास्टर पूछता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट का क्या? आदमी जवाब देता है वो अभी तक नहीं जागा, लेकिन वह जोड़ता है ज्यादा समय नहीं लगेगा और हमारा हीरो जल्द ही ऑफिशियल टाइटल पाएगा। मास्टर मुस्कुराता है और सोचता है परफेक्ट टाइमिंग। अब देखना होगा कि हमारा हीरो क्या कर सकता है। गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जमीन पूरी तरह हिल रही है। लोग पैनिक में दौड़ते हैं। आग हर जगह फैल रही है और न्यूज तुरंत इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी करती है। 5 किलोमीटर के भीतर के सभी नागरिक तुरंत निकलें। एयरपोर्ट इमरजेंसी लॉकडाउन में चला जाता है। एसोसिएशन के हंटर्स लगातार मदद करने आते हैं। काउंटलेस मॉन्स्टर्स क्रियास से बाहर निकलकर अटैक करते हैं और स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जाती है। एयरपोर्ट के लॉकडाउन में हंटर्स मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। रूकीज डर के मारे कांप रहे हैं। जायंट फेरोशियस मॉन्स्टर ने उन्हें घेर रखा है। लीडर्स चिल्लाते हैं बी करेजस, नहीं तो मर जाओगे। तभी हमारा हीरो बाइंड स्किल इस्तेमाल करता है, अपने साथियों को बचाता है और अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मार डालता है। रूकी सोचता है, लेकिन लीडर उसे कहता है अब सिर्फ फाइटिंग पर ध्यान दो। हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या देखकर सभी कर्स करने लगते हैं। लीडर लगातार मॉन्स्टर्स काटता है, लेकिन उसे पता है और भी मॉन्स्टर्स बस घेरते रहेंगे। मॉन्स्टर्स एयरपोर्ट में लगातार आते रहते हैं और हंटर्स कुछ करने के लिए मजबूर हैं। अचानक कुछ हंटर की नजर पकड़ लेता है। जैसे ही वो पलटते हैं, एक जायंट स्केलेटन उनकी ओर बढ़ता है। हंटर्स डर से कांप उठते हैं A+ रैंक मॉन्स्टर देखकर। वे जानते हैं कि अब लड़ाई बेकार है, उनकी मौत तय है। स्केलेटन अपने जायंट स्टिक को उठाता है। फाइटर शील्ड से उसका सामना करता है। स्केलेटन स्ट्राइक करता है, लेकिन हंटर ब्लॉक नहीं कर पाता और कार में उड़कर जा गिरता है। जायंट स्केलेटन इंजर्ड हंटर के पास चलता है। लीडर चिल्लाता है सोल्जर उठो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी स्केलेटन का सिर टुकड़ों में टूट जाता है। हमारा हीरो मॉन्स्टर के अंदर से कूदता है और भीड़ में उतरता है। सभी हंटर्स शॉक में रह जाते हैं। उनकी नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं ये कोई और नहीं बल्कि फेमस एडवांस्ड प्लेयर किम हायन वू है। हीरो को नोटिफिकेशन मिलता है गिम्पो एयरपोर्ट के क्रियास में गहराई तक जाकर की हासिल करो और अपनी ताकत साबित करो। बचे हुए समय 22 मिनट 32 सेकंड। अब उसे एयरपोर्ट की गहराई में जाकर एक्सप्लोरेशन करनी होगी। इसी बीच आसपास खड़े लोग देख शॉक में हैं।
यह देखकर कि कैसे हीरो ने स्केलेटन को एक ही वार में गिरा दिया। जल्दी ही वो लोगों को पीछे वाले मॉन्स्टर के बारे में चेतावनी देता है। मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वह फटाफट बीच में कूदता है और थोड़ा मदद करता है। रीइंफोर्समेंट्स आने वाली थी, लेकिन तब तक हमारा हीरो किसका इंतजार करता। एक झटके में वो वही भारी विशाल हथौड़ा उठा लेता है जिसे स्केलेटन ने पहले इस्तेमाल किया था, और सीधा राक्षसों की भीड़ पर फेंक मारता है। हथौड़े का टकराना मतलब पूरा जमीन हिल जाना और उन राक्षसों का चित्त हो जाना। पास खड़े इंसान इस नजारे को देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी ताकत, इतनी आसानी। सबकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। अगर ये एडवांस्ड प्लेयर हमारे साथ है तो रीइंफोर्समेंट आने तक हम जरूर संभाल लेंगे। लेकिन तभी हीरो उल्टा दौड़ना शुरू कर देता है। सबके जबड़े गिर जाते हैं। उम्मीद भाग क्यों रही है, पर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। राक्षसों की गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सब थक चुके हैं, पर अंदर फंसे लोगों को बचाने की आग उन्हें लड़ने पर मजबूर करती है। इतने में सोल गिल्ड का किम स्यून अपने सदस्यों के साथ पहुंचता है और एक ही वार में राक्षस को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। कुछ सेकंड बाद ओरंग गिल्ड की ली सियुआन अपनी टीम लेकर उतरती है और फिर गोगुर्यो गिल्ड के हान सियुआन एलाइज के साथ पहुंचते हैं। उम्मीद एक बार फिर लौट आती है। सियुआन हड़बड़ी में पूछती है, हीरो कहाँ है? वो अभी अभी आगे बढ़ा था। तो जवाब मिलता है, वो पहले ही क्रियास के कोर के अंदर जा चुका है। सियोकुअन के आदेश पर सभी गिल्ड्स पूरी ताकत झोंक देते हैं। राक्षस हवा में उड़कर हमला करने आते हैं, लेकिन इन शक्तिशाली वॉरियर्स के सामने उनकी कोई औकात नहीं। शी ह्यून तो अंदर बाहर दोनों तरफ राक्षसों को साफ कर रहा है, जबकि एसियो यान अपनी बिजली की ताकत से पूरी भीड़ को पिघला रही है। हर कोई अपनी हद से ज्यादा लड़ रहा है, बस इस युद्ध को खत्म करने के लिए। उधर हमारा हीरो रास्ते में आने वाले हर राक्षस को मिटाते हुए कैरावास कोर की गहराइयों तक पहुंच जाता है। सामने एक गहरी केव दिखती है जिसमें से राक्षस सतह तक आते हैं। वो नीचे कैसे उतरे? तभी उसे पास में फंसी एक कार दिखती है और वो उसका दरवाजा ही शील्ड और वेपन बना लेता है। दरवाजा हाथ में दबाए वो केव में कूद पड़ता है। उड़ते हुए राक्षसों को ऐसे काटता है जैसे वो कागज हों। आखिरकार वो कैरावास के नीचे पहुंच जाता है, एक पहाड़ सी लाशों की ढेर पर उतरते हुए। अचानक अंधेरे से एक भारी भरकम लाल राक्षस बाहर आता है। उसकी कमर में एक की लटक रही है। हुनु समझ जाता है बस यही की चाहिए। वो पूरी आत्मविश्वास के साथ उस विशालकाय राक्षस की तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसे जोरदार धक्का पड़ता है। वो उछलकर दीवार से टकराता है। हैरान होने का समय भी नहीं मिलता। दूसरा हमला और भी भारी। हीरो किसी तरह बचता है और पलटकर राक्षस को नीचे पटक देता है, पर लाल दानव गुर्राता हुआ फिर उठता है। अपनी भाषा में ह्युनवू को कोसता है और इस बार 2 मुक्के रोककर हीरो को उल्टा फेंक देता है। अब साफ है ये राक्षस बाकी सभी से अलग है और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जितना हीरो ने सोचा था। हमारा हीरो मजबूर होकर अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है, एक ऐसी स्किल जिसे वो सालों से नहीं छूना चाहता था। तभी ह्युनवू के दिमाग में ट्यूटोरियल टॉवर के वो डरावने दिन वापस आने लगते हैं, जब वो जमीन पर लाचार पड़ा था और बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह की एनलाइटनमेंट खोजने की कोशिश कर रहा था। वो याद करता है कैसे वह राक्षसों पर टूट पड़ा था, कैसे उसने अपनी जान लगाकर लड़ाई की थी। इसी तरह उसकी असली मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू हुई थी। टीवी, मूवी या नॉवेल में तो ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन असल में ये सब किसी काम का नहीं था। हीरो के हिसाब से असली ताकत इस सोच में है कि एक दिन वो मास्टर बनेगा और एनलाइटनमेंट हासिल करेगा। शुरुआत में उसने जितने भी घटिया टेक्निक सुने थे सब ट्राई कर डाले, सब बेकार। लेकिन एक दिन जब उसने फिर से वही बेकार टेक्निक इस्तेमाल की तो सैकड़ों बार टॉवर क्लियर करने से उसकी जमा हुई स्टैट्स ने उस मूव को हकीकत में एक घातक टेक्निक बना दिया। यही उसका वो काला अतीत है जिसे वो फिर कभी नहीं छूना चाहता था। लेकिन हालात ऐसे बने कि उसने अपना इंस्टेंट किलिंग पंच निकाल लिया और पूरी ताकत के साथ उसने लाल रंग के उस विशाल मॉन्स्टर को जमीन में गाड़ दिया। ह्यूनवू राहत की सांस लेता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, नहीं तो उसकी टेक्निक का नाम चिल्लाने की आदत से उसे बहुत शर्म आती। सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है क्रिम्सन डेमन आर्चर को उसने सफलतापूर्वक हरा दिया है और उसकी स्टैट्स में बड़े बदलाव हो चुके हैं। साथ ही उसे सिस्टम में गार्डियन बनने का ऑफिशियल न्योता मिल चुका है और उसे इसे स्वीकार करने के लिए सिर्फ 1 दिन है। लेकिन तभी ऊपर से एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो चौंक जाता है। वो पूरा फाइट लाइव स्ट्रीम हो रहा था। दूसरी तरफ एरीज गिल्ड के मेंबर्स वो वीडियो देख रहे होते हैं और ब्रांच मैनेजर गुस्से में चिल्लाता है, ये बंदा ए रैंक जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। उसकी पूरी फाइट देखने के बाद भी साफ दिख रहा है कि वो देखने में बिल्कुल भी ए रैंक जैसा नहीं लगता। मैनेजर गुस्से में बड़बड़ाता है कि ये लड़का तो पूरा बेकार है, ना मैजिक ना ढंग का दिमाग, ऊपर से हमेशा वही बेवकूफी वाला ट्रैक सूट पहनकर घूमता है। वो अपने असिस्टेंट यू को आदेश देता है कि जो डेटा उसने इकट्ठा करने को कहा था वो जितनी जल्दी हो सके तैयार करके दे।
अगले दिन कोरियन हंटर एसोसिएशन की ब्रांच में क्रेयस में लड़ने वाले हंटर्स के लिए एक बड़ा अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है। हमारा हीरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर खड़ा है और बाकी सारे हंटर्स उसके घमंडी रवैये पर ताने कस रहे हैं। होस्ट अवार्ड पेश करते हुए हल्की सी मखौल उड़ाता है, खासकर उसके ट्रैक सूट का, और कहता है कि उसने तो सलाह दी थी कि इस लड़के को कुछ ढंग के कपड़े दे दिए जाए। जिस पर ह्यूनवू बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है, इसकी चिंता मत किया करो। बाकी सब उसके ओवर कॉन्फिडेंस पर ताने कसते रहते हैं और होस्ट तो ट्रिगर होकर चुप ही नहीं हो पा रहा। लेकिन तभी जैसे ही गिफ्ट मिलता है, ह्यूनवू बिना एक सेकंड गंवाए तेजी से वहां से निकल लेता है। पीछे खड़े सब लोग और भी भड़क जाते हैं कि ये लड़का खुद को समझता क्या है। इधर चीन की राजधानी बीजिंग के बाहरी इलाके में टायरेंट गिल्ड के सुप्रीम रूलर का विशाल किला खड़ा है। वहीं एक रहस्यमयी लड़की, जिसकी पीठ पर एक खोपड़ी का टैटू बना है, ध्यान से ह्यूनवू की फाइट का फुटेज देख रही होती है। जैसे ही वो ह्यूनवू के उस अजीब से पोज को करती देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो तुरंत अपनी असिस्टेंट से उसके बारे में सब कुछ पूछती है। असिस्टेंट उसका नाम बताती है, किम ह्यूनवू। ये सुनकर वो लड़की बिना वक्त गंवाए आदेश देती है, उसके अतीत की हर एक जानकारी निकालो अभी। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि वियोन गिल्ड की सबजुगेशन पूरी तरह सफल रही है और उन्होंने साउथ के सारे बड़े डंजन्स पर कब्जा जमा लिया है। वो आगे बताता है कि उनके एक एग्जीक्यूटिव को किसी ने किडनैप कर लिया है और शक सीधा एरीज गिल्ड पर जा रहा है, क्योंकि पहले भी दोनों गिल्ड्स के बीच काफी टेंशन थी। उस रहस्यमयी लड़की को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उनके एग्जीक्यूटिव्स को एरीज जैसे कमजोर लोग हरा रहे हैं। वो ठंडी आवाज में कहती है, अगर वो खुद अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं आए तो उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं बचेगी। वो आदेश देती है कि डंजन टेकओवर की स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि उसे ये बात चुभ रही है कि उसकी गिल्ड एक मामूली सा डंजन लेने में भी संघर्ष कर रही है। इधर दूसरी तरफ ह्यूनवू के दोस्त उसे बताते हैं कि वो रातों रात मशहूर हो गया है। ह्यूनवू न्यूज हेडलाइंस देखता है, सब उसके खिलाफ, सब बेहद घटिया। वो चिढ़कर कहता है, 12 साल हो गए मगर इन रिपोर्टर्स की आदत नहीं बदली। उसके दोस्त हंसते हुए बोलते हैं, अरे भाई, कल जो तुमने अवार्ड लेकर ऐसे चलते बने और ऊपर से वो बेकार सा ट्रैक सूट, रिपोर्टर्स ने तो मसाला पकड़ा ही पकड़ा। जल्द ही ह्यूनवू कहता है कि उसकी एक मीटिंग है और वो वहां से निकल जाता है। उसी वक्त एसीओ यान उसकी चिंता करती है, क्योंकि ह्यूनवू ने इतनी कम समय में बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। वो लोग बात करते हैं कि एरीज गिल्ड हो या मीडिया, हर जगह उसका विवाद चल रहा है, जबकि वो टॉवर से निकला हुआ कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन उसके एक दोस्त को पूरा भरोसा है, चिंता मत करो, वो इंसान नहीं, पूरा टैंक है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उधर ह्यूनवू सिस्टम का इन्विटेशन स्वीकार कर लेता है और तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां उसकी असिस्टेंट ईव सामने बैठकर उसे अभिवादन करती है। ह्यूनवू का पहला सवाल, मेरी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी बढ़ी या नहीं? ईव शांत आवाज में जवाब देती है, हाँ बढ़ी है, लोवेस्ट टीयर से लो टीयर पर। बस फिर क्या था? हीरो गुस्से से फट पड़ता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि ये क्या मजाक है, लेकिन ईव बिल्कुल स्थिर रहती है, क्योंकि वो सिर्फ वही जानकारी दे रही है जो उसे सिखाई गई है। ग्रे हेयर्ड लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि अब वो ऑफिशियली गार्जियन बन चुका है, इसलिए अगर वो सच में कुछ पाना चाहता है तो बस दिए गए टास्क पूरे करो। सीधा साधा काम, टावर को चढ़ने वाले क्लाइंबर्स को रोकना। हीरो पहले इसे ट्यूटोरियल टावर समझ लेता है, लेकिन वो समझाती है कि ये अलग है। इसमें कुल 12 फ्लोर हैं, जिनमें धरती 12वां फ्लोर है और ह्यूनवू को 9वें फ्लोर की रक्षा करनी है। ह्यूनवू का दिमाग सनक जाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और सीधे जीवन पर सवाल उठाने लगता है। ये काम कब खत्म होगा? मैं कब आराम करूंगा? वो रो पड़ता है, क्योंकि उसे अब तक सिर्फ काम काम और काम ही मिला है। एवे उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने अपनी जगह की रक्षा नहीं की तो वो फ्लोर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये सुनकर ह्यूनवू भड़क जाता है, मतलब तुम मुझे धमका रही हो? एव घबरा जाती है, सिर पकड़कर कहती है कि उसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर खुद ही अटक जाती है, मैंने कभी तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा। ह्यूनवू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वो ऊपर आसमान को घूरते हुए बोलता है, ठीक से बताओ, आखिर करना क्या है मुझे? एव नीचे देखती है, मन ही मन सोचती है कि आखिर वो 9वें फ्लोर की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसे तो डरावनी, मजबूत और कमांडिंग दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ वो खुद ही नर्वस पड़ रही है। वो धीरे से उसका नाम पुकारती है। ह्यूनवू जब उसका नाम दोहराता है तो वो और भी शर्म से लाल पड़ जाती है। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर कहती है, गुस्सा मत किया करो, तुम्हें गार्जियन इसलिए चुना गया है क्योंकि ये तुम्हारे ही फायदे के लिए है। और फिर मुस्कुराते हुए रिश्वत देने का फार्मूला निकालती है। जितने क्लाइंबर्स को तुम रोकोगे उतनी ही तुम्हारी कंट्रीब्यूशन वैल्यू बढ़ेगी और उसके बदले में तुम्हें शानदार इनाम मिलेंगे। ह्यूनवू कुछ देर तक एव को घूरता रहता है, फिर एकदम सीधी बात पूछता है, अगर मैं ये जानना चाहूं कि ट्यूटोरियल टावर बनाने के बाद मुझे अंदर बंद किसने किया तो मुझे कितनी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी चाहिए?
एव बिना हिचकिचाए जवाब देती है, उसके लिए हाई टियर इंफॉर्मेशन अथॉरिटी चाहिए। ह्यून वो फिर पूछता है, अगर मैं क्लाइंबर्स को उनके रास्ते में ही मार दूं तो मेरा टियर बढ़ेगा? एव चुपचाप सिर हिलाती है, हाँ। अब ह्यून वो का अगला सवाल सीधा दिल पर चोट करता है। कितनों को मारना पड़ेगा? एव हड़बड़ा जाती है। वो समझाती है कि यह तय करना मुश्किल है क्योंकि क्लाइंबर्स की भी अपनी अपनी रैंक होती है, पर एक मोटा अंदाजा लगाते हुए वो कहती है, 5 हाई रैंक क्लाइंबर्स इतने काफी होंगे हाई टियर इंफॉर्मेशन अथॉरिटी मिलने के लिए। ह्यून वो को एक और बात जाननी है, जो क्रिम्सन डेमन आर्चर मैंने मारा वो क्या था? एव शांत चेहरे से जवाब देती है, लो रैंक क्लाइंबर। ह्यून वो धीरे से सिर हिलाता है, अब उसे हर बात साफ होने लगी है। बाद में ह्यून वो अपने घर में बैठा स्टेटस विंडो को घूर रहा होता है। वो सोचता है, धरती खुद एक टावर, या मैं धरती को बचाने के लिए चुना गया हूं? ये सब बकवास है। वो फैसला करता है कि अपना दिमाग इन उलझनों में खराब नहीं करेगा। अब उसका एक ही लक्ष्य है, जिसने उसे टावर में कैद किया, उसकी सच्चाई पता लगाना, और इसके लिए वो क्लाइंबर्स को कुचलने में भी पीछे नहीं हटेगा। उसी वक्त उसका फोन बजता है, एसईओ यान की कॉल। वो घबराए हुए अंदाज में कहती है, ह्यून वो बस टीवी ऑन करो अभी। जैसे ही वह टीवी चालू करता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन चमक रही है, क्रिया संकट के हीरो ह्यून वू किम, एरीज गिल्ड के सदस्य की हत्या का आरोपी। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह बदल चुका है और ह्यून वू एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ चुका है। ह्यून वू टीवी पर चल रही खबर देखकर हंस पड़ता है। ये नया ड्रामा कब से शुरू हो गया? मॉकडोंग वाले अपने घर में वो बेफिक्र लेटा हुआ है, लेकिन उसका फोन लगातार बज रहा है। जैसे ही कॉल उठाता है, एसईओ यान चीखते हुए पूछती है, ये सब हुआ कैसे? कौन कर रहा है ये सब? वो पूरी तरह घबराई हुई है। वो ह्यून वू पर बरस पड़ती है, तुम टावर से 12 साल बाद निकले हो, इसलिए लोग तुम्हें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तुमने अकेले ही क्रिया से क्लियर कर दिया, अब पूरी दुनिया तुम्हें मॉनिटर कर रही है, और अब अचानक तुम पर मर्डर का इल्जाम? वो गुस्से और डर दोनों में बोलती है, तुमने बताया था एरीज के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है, तब से मुझे बहुत टेंशन थी। ह्यून वो आंखें घुमाता है और कहता है, रिलैक्स करो, इतनी चिंता मत करो। इस पर सीओ यान और भड़क जाती है, मुझे मत बताओ कि चिंता मत करो, मैं चिंता करूंगी। ह्यून वो को अचानक महसूस होता है, ये पूरा सीन अजीब तरह से बीवी की डांट जैसा लग रहा है। और सबसे मजेदार बात, उसे याद ही नहीं कि उसकी कभी गर्लफ्रेंड भी थी। बीवी की तो बात ही छोड़ो। वो तुरंत से यो यान की तरफ मुड़कर बोल पड़ता है, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं? अगर है तो सीधे सीधे बोल दो। ये सुनकर एसईओ यान धीरे से सांस अंदर लेती है, बाहर छोड़ती है, और फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहती है, अगर तूने ऐसी मजाक की बात फिर कही तो तेरे ऊपर बिजली गिरा दूंगी, समझ आया? ह्यून वो घबराकर हंस देता है, माहौल हल्का करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने एक शब्द और बोला तो हालात और बिगड़ जाएंगे। सीहुन गुस्से में ह्यून वो के पास आता है और मोबाइल उसके सामने रख देता है। ये देख, हंटर एसोसिएशन की इतने मिस्ड कॉल पहली बार देख रहा हूं। फिर वो स्टेटस बोर्ड खोलकर दिखाता है, जिसमें ह्यून वो फिर से पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। सीहोन एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा था कि किम, ह्यून वू और 3 गिल्ड लीडर्स में हत्या जैसी प्रवृत्तियां समान हैं। ये पढ़ते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ह्यून वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये डरावना चेहरा बनाना बंद कर, मुझे भी डर लगता है। लेकिन सीहोन जवाब देता है, तुझे जरा भी चिंता नहीं है कि हमारी बदनामी पूरे देश में फैल रही है? ह्यून वो अपनी ही धुन में पूछता है, वैसे रिपोर्टर्स को बुलाया किसने? कहीं से योन ने तो नहीं? ये सुनकर एसईओ यान और सीहोन दोनों चौंक जाते हैं। नर्वस होकर पूछते हैं, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार भी हो? ह्यून वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है मैं बिना तैयारी के जाऊंगा? सीओ यंग घबराई हुई सलाह देती है, कृपया रिपोर्टर्स को मत पीटना, और यह भी मत कहना कि तुम एरीज गिल्ड को बर्बाद कर दोगे। ह्यून वो दोनों को घूरता है, सच में तुम लोग मेरे बारे में इतना ही सोचते हो? उधर एरीज गिल्ड में मीटिंग चल रही है। गिल्ड लीडर ने पूछा, किम ह्यून वू के साथ अब क्या स्थिति है? एचआर मैनेजर रिपोर्ट देता है, सर उसका चेहरा हर न्यूज, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया है। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह हमारे पक्ष में शिफ्ट हो गया है, उसके लिए हालात बहुत बुरे हैं। गिल्ड लीडर ठंडी मुस्कान के साथ सोचता है, हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा, तभी उसे पूरी तरह मिटाया जा सकेगा। वो याद करता है कुछ ऐसा जिसे वो कभी सच होने लायक नहीं मानता था, किम ह्यून वो ने कर दिखाया। लेकिन विडंबना यह कि वही चीज अब उसके खिलाफ हथियार बन चुकी है। तो दोस्तों, मॉकडोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा ह्यून वू बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठा होता है। रिपोर्टर्स लगातार सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, क्या हाल की खबरें सच हैं? उसने एरीज गिल्ड के मेंबर पर हमला क्यों किया? ह्यून वू एक लंबी सांस लेकर बोलता है, ये उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बस मन की बात ही बोलेगा। फिर वो एक रिपोर्टर को पहला सवाल पूछने को कहता है। रिपोर्टर पूछता है, आप अभी कैसे फील कर रहे हैं?
ह्युनवू बिंदास अंदाज में बोल देता है, बकवास सा लग रहा है। अगला सवाल और भी सीधा, क्या आपने सच में एरीज गिल्ड के उस मेंबर को मारा? ह्युनवू बिना हिचकिचाए सिर हिलाकर हाँ कर देता है और कहता है, तुम लोग जैसे चाहो जज कर लो, लेकिन पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लो। वो बताता है कि उसे अब तक समझ नहीं आया कि ये सब हुआ क्यों, लेकिन एक बात याद है, उसने एरीज गिल्ड का ऑफर ठुकरा दिया था। फिर वो रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें मरने वाला आदमी खुद कन्फेस करता है कि उसे एरीज गिल्ड ने ह्युनवू को मारने भेजा था। फियर्स फाइट की रिकॉर्डिंग सुनकर सब रिपोर्टर्स चुप हो जाते हैं। इंसिडेंट से ठीक पहले ह्युनवू रिकॉर्डिंग रोक देता है। वो कामली कहता है कि उसे पता है रिपोर्टर्स को किसने टिप दिया था, सीधे एरीज गिल्ड ने। अंत में ह्युनवू बताता है कि वो तो बस बॉस मॉन्स्टर को साफ करने गया था और एरीज का वो मेंबर उसका पीछा करते हुए खुद वहां पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में एक रिपोर्टर उस पर रिकॉर्डिंग फर्जी बनाने का आरोप लगा देता है, लेकिन हमारा ह्युनवू कामली अपनी जेब से एक और फोन निकालता है और कहता है, ये उसी आदमी का फोन है जिसे मैंने स्वैम्प में मारा था। वो बताता है कि फोन लॉक है, इसलिए वो इसे खोल नहीं पाया, लेकिन अगर इसे किसी सिक्योरिटी कंपनी या पुलिस को दे दिया जाए तो असली सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। फिर वो अपना फैसला सुना देता है। उसे कोई ऑप्शन नहीं था, असैसिन उसे मारने के लिए पहले ही भेजा जा चुका था। टावर से निकलने के बाद वो तो बस एक न्यूबी था, इसलिए उसने वही किया जो उसे आता था, खुद को बचाना। और असली ट्विस्ट, वो असैसिन लड़ते लड़ते डंजन के बॉस मॉन्स्टर मेगा एलिगेटर के साथ उलझ गया और आखिर में उसी की मौत हो गई। रिपोर्टर्स चिल्लाने लगते हैं कि उसने अभी अभी खुद मर्डर कन्फेस कर दिया है, लेकिन ह्युनवू बेहद शांत होकर कहता है, हाँ ऐसे देखा जाए तो लग सकता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान मैं थोड़ा केयरलेस हो गया और वो मारा गया। वो ये भी बताता है कि एरीज गिल्ड की अपनी एक स्ट्रांग रेप्यूटेशन है, इसी वजह से उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और ह्युनवू सोच में पड़ जाता है, ये पूरा मामला कितना उलझ चुका है। बाहर निकलकर वो नए आर्टिकल्स देखता है जो एरीज गिल्ड के झूठों को एक्सपोज कर रहे थे। उधर एरीज गिल्ड का लीडर गुस्से में चीजें फेंक रहा था, ह्युनवू को गालियां देते हुए, लेकिन फिर पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, ये लड़का कितना बेवकूफ है, इसे दुनिया कैसे चलती है कुछ नहीं पता, मैं इसे किसी न किसी तरह खत्म कर ही दूंगा। अंत में ह्युनवू के दोस्त उसके पीछे चलते हुए पूछते हैं कि उसे रिकॉर्डिंग करने का आइडिया आया कैसे, क्या उसे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही सब शांत हुआ, सियो यान ने राहत की सांस लेकर कहा कि जब ह्युनवू ने डेड असैसिन का फोन निकाल दिया था, उसकी सारी टेंशन एकदम बेकार हो गई थी। लेकिन तभी ह्युनवू मुस्कुराकर सच बता देता है, वो फोन असल में उस असैसिन का था ही नहीं। तीनों एक साथ उसे घूरने लगते हैं। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोला? ह्युनवू आराम से फोन दिखाते हुए कहता है, ये तो सीहुन का फोन है जो हर 2 दिन में फोन बदलता रहता है। फिर वो बताता है कि उसने वो सब इसलिए किया क्योंकि वे हमेशा कहते थे कि एरीज बहुत डेंजरस है, इसलिए वो काफी समय से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन ये रिकॉर्डिंग सच में काम आ जाएंगी। सियोयन थोड़ी घबरा कर पूछती है, लेकिन अगर रिपोर्टर्स ने फोन मांग लिया होता तो? ह्युनवू शांत रहता है, ये एरीज है, सिक्योरिटी टीम से पहले तो वो खुद ही फोन चेक करने की कोशिश करते, और यही मैं चाहता था, उन्हें समझ आ जाए कि मैं वो नहीं हूं जिससे खेला जा सके। ये सुनकर सियोयान हल्के से हंस पड़ती है, पहली बार तुम वरीज करते हुए कूल लग रहे थे। एरीज गिल्ड अमेरिका से लेकर दुनिया भर में फैले इसके लैब्रिंथ्स और कोरियन ब्रांच में सबसे ज्यादा डंजन्स, एक ऐसा ग्रुप जिसके खिलाफ खड़ा होना किसी वॉर से कम नहीं। और अब ह्युनवू सोचने लगता है कि एरीज का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अगर मामला बढ़ा तो नुकसान उन्हें ही ज्यादा होगा। रात होते ही ह्युनवू सीहुन को वापस भेज देता है और खुद अकेले टहलने निकल पड़ता है, आने वाले तूफान के बारे में सोचते हुए। सीहुन को पूरा भरोसा था कि ह्युनवू खुद का ध्यान रख सकता है और उसे वैसे भी अकेले घूमना पसंद है। लेकिन कुछ ही मिनटों में ह्युनवू खुद को एरीज गिल्ड के काले चोगा पहने हुए लोगों से घिरा हुआ पाता है। ह्युनवू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मास्कड लीडर ठंडे अंदाज में आदेश देता है, चुपचाप हमारे साथ चलो। ह्युनवू मजे के मूड में पूछता है, और अगर मैं ना कहूं तो? मास्कड मैन बिना हिचक, तो हम तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे। बस यही सुनना था। ह्युनवू के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और उनके गुस्से भड़क उठते हैं। वो सब एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक भी वार ह्युनवू के शरीर तक नहीं पहुंचता। एक के बाद एक मास्क्ड मैन फिर कोशिश करते हैं, पर इस बार खुद ही ह्युनवू के आसपास जकड़े हुए नजर आते हैं, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हों। कंफ्यूजन के बीच ह्युनवू सिर हल्का सा मोड़ता है और एक एक करके उन्हें सटीक वारों से गिरा देता है। आखिरी आदमी डर के मारे गिरकर जान की भीख मांगता है। ह्युनवू सिर हिलाकर उसकी जान बख्श देता है, लेकिन एक शर्त पर, मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हारे मालिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्वांगजू प्रोविंस के बाहरी इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर की रखवाली करते हुए एरीज के मास्क्ड गार्ड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी बड़बड़ाता है,
हमारा गिल्ड भी पैसे उड़ाने में उस्ताद है, ऐसी बेकार अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स किस काम की। दूसरा तुरंत डांटता है, चुप रहो, इन्हीं बंकर्स की वजह से हम लोग जिंदा हैं। मर्डरर हंटर्स की सुरक्षा ऐसे ही होती है। फिर बात आती है आज के विशेष मेहमान पर, किम ह्यून वू। एक गार्ड हंसते हुए कहता है, उसका चेहरा तो हर जगह छपा है, बस उसे यहां घसीट कर ला दो और एक अच्छी सी पिटाई दे दो, काम खत्म। बगल में खड़ा आदमी हंसते हुए कहता है, शायद इस बार हमें नई टॉर्चर मशीन्स भी इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका पूरे बंकर को हिला देता है। ह्यून वू दरवाजे पर खड़ा था, अपने पीछे घसीटते हुए उन सब मास्क्ड लोगों को जिन्हें वो अभी अभी पीट कर लाया था। वो शांत आवाज में पूछता है, यही जगह है ना? बाहर बकवास कर रहे गुंडों को वो मुट्ठी किक से उड़ाता हुआ अंदर दाखिल होता है। लीडर गुस्से में बाहर निकलता है, ये सारे शोर का मतलब क्या है? और उसके आदमी तुरंत एलिवेटर के सामने पोजीशन ले लेते हैं। ह्यून वू एकदम आराम से अंदर चलता है, जैसे किसी पार्क में घूमने आया हो। वो पूछता है, ये बिल्डिंग कितने की पड़ी होगी? काफी महंगा सेटअप है, किस पैसे से बनवाया? तभी एक सूट पहने आदमी आगे आता है। तुम हो कौन और यहां क्या करने आए हो? ह्यून वू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं हूं तुम्हारा मौत का दूत जो तुम्हें सबको परलोक भेजने आया है। इसी समय एक अंधेरी सेल में गुलाबी बालों वाली लड़की बुरी तरह घायल पड़ी होती है। उसके चारों तरफ एरीज गिल्ड के आदमी खड़े हैं। लीडर उसके सामने खड़ा होकर ताना मारता है, सोच ले, अपनी जिंदगी बचानी है तो सच बोल दे। पीटीओ गिल्ड ने तो तुझे छोड़ ही दिया है, उनकी कमजोरी बता दे, अंदर की जानकारी निकाल दे। लेकिन वो लड़की सिर्फ मुस्कुरा देती है। वो मुस्कान लीडर को और चिढ़ा देती है। वो आदेश देता है, उसे ले जाकर फिर से पीटो जब तक टूट न जाए। एक आदमी आगे आकर कहता है, आज ही खत्म कर देते हैं इसे। लीडर ठंडे अंदाज में कंधे उचकाता है, मारो या पीटो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अचानक दरवाजा जोर से टूटकर खुलता है और धुएं के बीच से ह्यून वू अंदर कदम रखता है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है, फिर बंधी हुई गुलाबी बालों वाली लड़की पर उसकी नजर रुकती है। हल्की सी उदास मुस्कान के साथ वो कहता है, क्या बात है, मुझे बुलाया और खुद किसी और मेहमान में बिजी हो? लीडर भौं सिकोड़कर पूछता है, बाकी टीम कहाँ है? ह्यून वू कंधे झटक कर जवाब देता है, सब सो रहे हैं पीछे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस इमारत के अंदर पड़े बाकी लोग। फिर वो सामने देखकर 2 उंगलियां उठाता है, 2 रास्ते हैं, मुझसे बातें कर लो या पिटकर चटनी बनना पड़ेगा। इतने में एरीज लीडर बंकर से बाहर भागकर अपने लोगों को जमीन पर बिखरा देख हैरान रह जाता है। उसी समय एक मास्क्ड आदमी चुपके से ह्यून वू पर वार करने दौड़ता है, पर ह्यून वू बिना पलटे उसे पकड़ लेता है और एक तगड़ी किक में उसे दूर उड़ा देता है। आहें भरता हुआ अटैकर जमीन पर गिरता है। लीडर चारों ओर देखता है, डर से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ह्यून वू शांत पर खतरनाक लहजे में कहता है, मैं तो बस इसलिए आया था क्योंकि तुमने बुलाया था, लेकिन यहां सब के सब इतने हॉस्टाइल क्यों हैं? अब गुस्सा आने लगा है। लीडर की आंखें फैल जाती हैं। वो अपने दिमाग में तेजी से गणित लगाने लगता है। यहां मौजूद सभी बी ग्रेड थे और जो लोग ह्यून वू को पकड़ने भेजे गए थे वो ए ग्रेड बनने की कगार पर थे। बंकर की सुरक्षा पूरी ए क्लास थी। लीडर सोचता है, हाँ पता था ये मजबूत है, लेकिन जब सुना कि रिफ्ट उसने अकेले क्लियर कर दी, मैंने सोचा बिगिनर्स लक होगी। लो ग्रेड बॉस को हराना कोई बड़ी बात नहीं, पर सच्चाई उसके गले में अटक जाती है। ह्यून वू कोई ए ग्रेड नहीं, वो एस ग्रेड है, और सिर्फ एस ग्रेड नहीं बल्कि हाई रैंक एस ग्रेड। लीडर ठंडी सांस लेता है और अपने चांसेस को कंपेयर करता है और उसे समझ आता है, लड़ाई के नाम पर मैं पहले से ही हार चुका हूं। लीडर अभी भी अपनी गणित में उलझा था, तभी ह्यून वू ने उसकी सोच पर ब्रेक लगा दिया। वो उंगली से टेबल पर टन टन करता हुआ बोलता है, चलो जल्दी फैसला करो, 2 ही ऑप्शन है। लीडर की आंखें फैल गईं। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ ह्यून वू की तरफ दौड़ा, पर आधे रास्ते में ही रुक गया। गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और आखिरकार बोल पड़ा, ठीक है बात करते हैं। दोनों एक गोल टेबल पर आमने सामने बैठ गए। लीडर के दिमाग में अभी भी खलबली मची थी। मुझे बाकी गिल्ड्स को लेकर भी और बहुत कुछ पता लगाना है, और जब तक मुझे पता नहीं चलता कि ये आदमी असल में कितना खतरनाक है, यहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। ह्यून वू उबाऊ चेहरे के साथ बिजली की तरह बोलता है, कॉम्पेंसेशन, मुझे मुआवजा चाहिए। लीडर उसे घूर कर देखता है, मानो समझ ही नहीं पाया हो कि अभी उसने क्या सुना है। लेकिन ह्यून वू पूरी लिस्ट खोल देता है। 1, मेरे पीछे तुम्हारे लोग पड़े। 2, असैसिन भेजा मुझे मारने के लिए। 3, मीडिया में मेरी लीचड़ बदनामी कराई। 4, मुझे डराने की कोशिश की। और 5, मैं ये सब भूलूंगा नहीं। लीडर बेबस होकर पूछता है, तो फिर चाहिए क्या? ह्यून वू शरारती मुस्कान के साथ लीन होकर कहता है, 10 मिलियन वन और तुम्हारे कुछ लो लेवल डंजन्स। लीडर का दिमाग सुन्न हो गया। वो जोर से टेबल पर मुक्का मारता है, पागल हो क्या? ये डिमांड्स बेहूदे हैं। ह्यून वू भीड़ में मुस्कुराने वाले विलन की तरह जवाब देता है, बेहूदा? बिल्कुल भी नहीं।
गलती तुम लोगों की है। पहले हमला तुमने किया, अब भरपाई भी तुम ही करोगे। लीडर के चेहरे पर टेंशन की रेखाएं और गहरी होती गईं, क्योंकि उसे पता था इस बार बार्गेनिंग टेबल पर भी जीत ह्युन-वू की ही होगी। लीडर मन ही मन गाली दे रहा था। उसने सोचा था कि 10 मिलियन देना मैनेजेबल है, लेकिन ह्युन-वू ने जब 2 डंजन्स की डिमांड रखी तब उसे समझ आ गया कि ये बंदा उनकी प्रॉपर्टी और नए हंटर्स पर कब्जा करना चाहता है। लीडर थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है और इसी वजह से ह्युन-वू ने एक्स्ट्रा 5,000 और जोड़ दिए। लीडर ने खुद को शांत किया और सॉफ्ट टोन में बोला, अगर यही पैसा चाहिए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें इससे भी ज्यादा दे सकता है। फिर तुमने हमें रिजेक्ट क्यों किया? वो आगे बोला, अगर तुम आज एरीज गिल्ड ज्वाइन कर लो तो तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर दी जाएगी। म्यूचुअल बेनिफिट ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम हमारे जैसे बड़े गिल्ड को दुश्मन बना लो। ह्युन-वू ये सुनकर हंस देता है और बोलता है, तुम लोग ऊपर से बड़े बनने का नाटक करते हो, लेकिन अंदर से इतने गिरे हुए हो कि एक पिंक हेयर्ड लड़की को बांध रखा है। वो साफ कह देता है कि उसे उनके प्रपोजल में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लीडर दांत पीसता रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ह्युन-वू की कॉन्फिडेंस पर हैरान भी था। तभी हमारा हीरो खड़ा होता है और बोलता है, 10 सेकेंड्स, डिसाइड कर लो, कॉम्पेंसेशन मानते हो या मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूं। सीन कट होता है। सी ह्युन को दरवाजे की क्लिक सुनाई देती है। वो सोचता है ह्युन-वू वापस आ गया और उसे वेलकम करता है, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो सीधा शॉक्ड। ह्युन-वू अपनी पीठ पर वही पिंक हेयर्ड लड़की को लेकर अंदर आया था। चियोमा-मू आसपास का माहौल देखकर समझ जाती है कि ये जगह 9th फ्लोर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ह्युन-वू और श्यून एक अनकॉन्शियस औरत के सामने खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, ह्युन-वू को मिला है $11 मिलियन, 4 लेवल डी डंजन्स के राइट्स और साथ ही वो महिला भी कॉम्पेंसेशन के रूप में। श्यून के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर हीरो ने हुकियान-वू जैसे लालची और कंट्रोल फ्रीक इंसान से ये सारी चीजें कैसे छीन ली? जिस आदमी को पैसा और पावर से कभी तृप्ति नहीं होती, उससे सब लेना कोई मजाक नहीं। लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल कंपोज्ड अंदाज में बोलता है कि वू के पास कोई और चॉइस ही नहीं थी, बचना था तो डील माननी ही पड़ती। श्यून को उसकी बातों पर यकीन तो आ जाता है, लेकिन उसकी नजर उस बेहोश लड़की पर जाती है। वो सोचता है ह्युन उसे साथ क्यों लाया? ह्युन-वू कामली जवाब देता है कि वो उसकी हॉस्टेज है और उससे कुछ पर्सनल बात कंफर्म करनी है। श्यून को ये रीजन थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो और सवाल नहीं करता। थोड़ा साइलेंस होता है। तभी शू ह्युन को याद आता है कि आज डंजन बॉसेस रीस्पॉन होने वाले हैं, उसे उन्हें क्लियर करना ही होगा। वो निकलने की तैयारी करता है और हीरो को भरोसा दिलाता है कि वो संभाल लेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी उसे टेक केयर बोलकर विदा करता है। अब कमरे में अकेला होने पर ह्युन-वू की नजर उस लड़की के शरीर पर बने टैटू पर पड़ती है। डिजाइन उसे अजीब तरह से फेमिलियर लगता है। उसे अपना वो मास्क याद आता है जिस पर खालीपन और सेल्फ अबैंडनमेंट जैसे वर्ड्स खुदे थे। ये सिमिलैरिटी देखकर हीरो का दिल हल्का सा हिल जाता है। क्या ये सच में कोइंसिडेंस है? वो तुरंत उसकी इन्फो टैब चेक करता है। उसका नाम है होंग लीन, एक यंग वुमन जो जहर के कारण बेहोश है। बाकी कोई खास डिटेल नहीं, लेकिन टैटू और मास्क का कनेक्शन उसे अंदर तक डिस्टर्ब करता रहता है। हीरो तय करता है कि वो लड़की के होश में आने का इंतजार करेगा, तभी उसे सही जवाब मिलेंगे। लेकिन अचानक टिंग, सिस्टम अलर्ट पॉपअप होता है। A new climber has started moving through the 9th floor. हीरो कुछ समझ ही पाता उससे पहले एक और सिस्टम मैसेज पिंग हो जाता है। गार्डियन को तुरंत बुलाया जा रहा है, 5 सेकंड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और बस उसी पल हमारा हीरो सीधा एवे के सामने पहुंच जाता है, जिसने उसे बेहद अर्जेंसी में बुलाया था। ईव गहराई भरी आवाज में कहती है कि कोई बेहद अहम इंसान, या कहें अगला क्लाइंबर, रास्ते में है। ह्युन तुरंत पूछता है, कौन, कब आएगा, कितना खतरा है? लेकिन ईव साफ कह देती है कि उसकी क्लियरेंस लेवल कम है और वो इससे ज्यादा कुछ बता नहीं सकती। बार बार हाफ इन्फॉर्मेशन मिलने से हीरो का गुस्सा फट पड़ता है। वो एवे पर हमला कर देता है। ईव घबराकर कहती है कि वो कुछ छुपा नहीं रही, बल्कि उसे सिर्फ वार्न करने के लिए बुलाया है। कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक आने वाला है। ईव बताती है कि ये नया क्लाइंबर इतना ताकतवर होगा कि ह्युन-वू ने इससे पहले ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं देखा होगा। अगर वो बचना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी मैजिक स्किल्स को अवेकन करना ही होगा, वरना गंभीर खतरा तय है। हीरो सोच में पड़ जाता है, क्या ये कोई हाई रैंकिंग क्लाइंबर है? ईव तुरंत इनकार करती है। अगर हाई रैंक आने वाला होता पूरी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी वो समझाती है, बिना मैजिक के ह्युन-वू के लिए मिडिल रैंक क्लाइंबर से लड़ना भी मुश्किल होगा। हीरो और सवाल पूछता है, ये नया क्लाइंबर कहाँ प्रकट होगा? क्या कोई नया क्रेविस खुलेगा? लेकिन ईव रुक जाती है और मानती है कि वो ये जानकारी रिवील नहीं कर सकती। वो ये भी बताती है कि हर क्लाइंबर की फॉर्म और नेचर उसकी स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स पर डिपेंड करती है। मतलब अगला आने वाला किसी भी रूप में हो सकता है। इतनी अधूरी बातों से परेशान होकर ह्युन-वू इरिटेशन में पूरी सिचुएशन समराइज करता है। उसे कुछ नहीं पता, कोई मदद नहीं, और जो भी आने वाला है उसे अकेले ही फेस करना होगा। गुस्से में तिल मिलाकर हमारा हीरो अचानक आवे पर वार कर देता है। आवे घबराकर चिल्ला उठती है,
तुम किसी कमजोर पर हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम्हें पालना नहीं सिखाया गया? लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा अपराध बोध में बदल जाता है जब ह्युनवू शांत आवाज में बताता है कि उसके माता पिता की मौत बचपन में एक कार दुर्घटना में हो गई थी। ईव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत माफी मांगती है, शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन ह्युनवू बस हल्की सी हंसी के साथ कहता है, चिंता मत करो, पुरानी बात है। ईव उसकी ये शांत प्रतिक्रिया देखकर पहली बार सोचती है, शायद ये इंसान इतना बुरा नहीं है जितना ऊपर से लगता है। इधर सीन कट होता है ओरंगगिल्ड के ग्वांगजिंगो विला में, जहां पूरा कमरा हड़कंप से भरा है। किम ह्युनवू एक चमकते हुए मैजिक सर्कल के बीच बैठा है और जोर जोर से चीख रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्या ये भी कोई धोखा है? वो चिढ़कर सर्कल को तोड़ने ही वाला होता है कि ऑनराइन घबराकर चिल्लाती है, रुक जाओ, ये सर्कल 5 ट्रिलियन वॉन का है। हीरो थम तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह साफ दिखता है। वो मन ही मन सवाल करने लगता है, क्या मैं माना के बिना पैदा हुआ हूं? ये बात सुनकर नारिन, जो एक हाई रैंक मेज है, तुरंत सिर हिलाती है। वो कहती है, ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारे केस जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरी मदद और इतने पावरफुल मैना कॉन्सेंट्रेशन सर्कल के बावजूद किसी का माना जागृत न होना, ये पहली बार है। इसी तनाव भरे माहौल के बीच शू ह्युन अंदर आता है और एक नजर में समझ जाता है कि 4 दिन हो चुके हैं, फिर भी हमारा हीरो अपनी माना अवेकन नहीं कर पाया। ह्युन वो तड़प कर बोल पड़ता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? लेकिन सी ह्युन शांत अंदाज में जवाब देता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारे नाम पर आया एक मेल देने आया हूं। वो लिफाफा पकड़ाते हुए कैजुअली बताता है कि ये कोरियन हंटर एसोसिएशन गिल्ड फॉर्मेशन काउंसिल की तरफ से है। मतलब क्या हमारे हीरो ने अपना खुद का गिल्ड शुरू कर दिया? ये सुनकर ऑनरिन दंग रह जाती है। वो उछलकर पूछती है, कब, कैसे? हीरो बड़े गर्व से बताता है, डंजन मिलने के बाद सोचा कुछ नया ट्राई करूं। और हाँ, गिल्ड का नाम है गार्डियन, यानी रक्षक। ये सुनकर हानरिन और शू ह्युन एक दूसरे को देखते हैं और दबी हंसी में कहते हैं, नाम अच्छा है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल नहीं मिलता। हीरो तुरंत टॉपिक बदलता है और पूछता है, वो लड़की जो मैं लेकर आया था? शू ह्युन बताता है, अभी भी बेहोश है, लेकिन खतरे में नहीं, बस शौक की वजह से है। हीरो थोड़ा शांत होता है, लेकिन अगले ही पल फिर कुंठा में फट पड़ता है। 4 दिन से इस माना सर्कल में बैठा हूं, फिर भी कुछ महसूस नहीं होता, कहीं से भी माना अवेकन नहीं हो रहा। हनरिन थोड़ा सोचकर सुझाव देती है, तो चलो किसी ऐसे इंसान के पास चलते हैं जो माना वेंट कर सके। इस पर शू ह्युन तुरंत समझ जाता है, तुम नाकागा और यासुमी की बात कर रही हो, जापान वाले? हीरो चौंक जाता है, माना वेंटिंग, ये क्या होता है? नारिन समझाती है, जापान के अजानामी गिल्ड का गिल्ड मास्टर एक रेयर स्किल रखता है, माना वेंटिंग, जो मैजिकल एक्यूपंक्चर की तरह काम करता है। ये दूसरों की माना पाथवेज खोल सकता है। हीरो की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि शायद उसकी माना जागृत करने की आखिरी उम्मीद जापान में छिपी है। लेकिन तभी ऑनरिन सुझाव देती है, उससे मिलने के लिए हमें जापान जाना होगा। ये सुनते ही हीरो का सारा मूड खराब। वो चेहरा लटकाकर कहता है, जापान? इतना दूर? उफ, मैं इतना लंबा सफर करने के लिए बहुत लेजी हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ये मानहवा अभी ऑनगोइंग है और इस मानहवा के अभी तक जितने भी चैप्टर्स आए हैं वो मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं और हर वीक सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज होता है। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे एक चैप्टर की ही वीडियो लानी चाहिए, जिसकी वीडियो 7 से 10 मिनट्स तक होगी, या फिर 6 से 7 चैप्टर्स की कंबाइंड वीडियो लानी चाहिए, जो कि 1 से 1.5 घंटे तक की हो सकती है। तो इस रिलेटेड कॉमेंट जरूर करना। और साथ ही मैं अपने चैनल का नेम और लोगो दोनों चेंज करने वाला हूं, जो कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो कंफ्यूज मत होना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट, टोक्यो, जापान, सुगामी डिस्ट्रिक्ट। इधर उसी समय टोक्यो के एक इंटरमीडिएट डंजन में खूनी लड़ाई छिड़ी हुई है। आजानामी गिल्ड का गिल्ड मास्टर नकागावा असुमी अपनी टीम को लीड कर रहा है, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हंटर्स चीखते हैं, गिल्ड मास्टर बचाइए। एक भारी विनाशकारी हमला बैटलफील्ड को चीर देता है। नकागावा दहाड़ता है, सब पीछे हटो, डॉज करो। धूल और तबाही के बीच एक काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हंटर्स डर के मारे जम जाते हैं। नकागावा घूरकर पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी शांत आवाज में जवाब देता है, लोगों ने मुझे कई नाम दिए हैं, क्लाइमर, डिस्ट्रॉयर या फिर डेविल। कुछ पल रुककर वो अपना असली नाम बताता है, चायानमा। अचानक सिस्टम की घंटी बजती है, अलर्ट, A new climber has reached the 9th floor through a passageway in Tokyo, Japan. चायनमा का नाम सुनते ही ह्युनवू वहीं जम जाता है। क्लाइंबर का जिक्र सीधा उसके दिमाग में अलार्म बजा देता है। शौक में वो तुरंत चिल्लाता है, शूहुन, कार तैयार करो अभी के अभी। उसे पता है जापान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। हर जगह बस एक ही खबर फैल रही है, कैजुअल्टीज बढ़ रहे हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन जारी, सुगामी में एक रहस्यमयी आदमी द्वारा तबाही, और हर तरफ सिर्फ चियनमा का आतंक।
कार की ओर भागते हुए ह्युन वू का दिल बेचैन। वो अब तक मना अवेकन नहीं कर पाया है और सोचता है क्या मैं वाकई इतने बड़े खतरे में जा सकता हूँ। कार ड्राइव करते हुए सीहॉन घबरा जाता है। अभी कुछ देर पहले तक हीरो बोल रहा था कि जापान जाना बहुत झंझट है और अब उसी जापान के लिए दौड़ पड़ा है। हॉनबू कैजुअली कहता है, हाँ बस थोड़ा और काम पड़ गया है। सीहून ताना मारते हुए पूछता है, और पासपोर्ट वो भी है क्या? हीरो 2 सेकंड चुप, फिर चेहरा सख्त करके कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस क्लाइंबर तक पहुंचना ही होगा। सीन चेंज, जापान हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स। एक टेंस मीटिंग जारी है। सबके चेहरे पर डर और हैरानी। नकागवा असुमी को जिंदा देखकर सब दंग, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही उसकी मौत की खबर दुनिया भर में फैली थी। वो गंभीर आवाज में बताती है, मैं आर्टिफैक्ट की वजह से बच गई, वरना चायनमा ने तो मुझे वहीं खत्म कर दिया था। ऑफिशियल्स चर्चा करते हैं। चियनमा की स्ट्रेंथ इतनी भयानक है कि दुनिया के बड़े से बड़े हंटर उसका नाम सुनकर पीछे हट रहे हैं। कई एस रैंक हंटर्स का जमावड़ा होने के बावजूद सभी का एक ही निष्कर्ष, चियनमा से लड़कर जीतना लगभग नामुमकिन है। जापान में सिविलियंस की कैजुअल्टीज लगातार बढ़ रही हैं। हर तरफ हड़कंप, चीखें और तबाही। हंटर्स कुछ नहीं कर पा रहे। सबके सामने सिर्फ डर और विनाश। इसी बीच नकागवा की नजर स्क्रीन पर अटक जाती है और उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उस तबाही के बीच एक जानी पहचानी शख्सियत नजर आती है, किम ह्युन वू। यस, हमारा हीरो आखिरकार जापान पहुंच चुका है। सीन कट होता है। ह्युन वू कदम रखता है उस विनाश में और सामने देखता है चायनमा। वो तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम सीधा लाल वार्निंग दिखाता है, स्किल अनअवेलेबल, कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ क्लाइंबर। ये देख हीरो हिल जाता है, मतलब ये लड़ाई नॉर्मल रूल से नहीं चलेगी। वो चायनमा को गौर से देखने लगता है। उसके अंदर से उठती एंशिएंट एनर्जी, एक अजीब खतरनाक ऑरा, मानो ये कोई इंसान ही ना हो। अचानक चियनमा बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ता है। सोड की एक जोरदार स्विंग जैसे हवा को चीरकर उसके गले पर आए, लेकिन ह्युन वू किसी तरह झुककर बचता है और ये एहसास उसे दहला देता है। ये स्पीड, ये तो मानव सीमा से भी परे है। वो खुद को संभालते हुए चिढ़ जाता है। अचानक ऐसे कौन हमला करता है? लेकिन सोचने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि चायनमा फिर से गायब हो जाता है। दिखता तो एक सिंगल स्लैश है, लेकिन ह्युन वू महसूस करता है ये असल में दर्जनों लेयर्ड स्ट्राइक्स हैं। हर एक स्ट्राइक इतनी तेज कि उसका शरीर पल भर में कतरनों में बदल जाए। ह्युन वू की आंखों में भय नहीं बल्कि कैलकुलेशन चमकती है। वो ब्रीदिंग पैटर्न, फुटवर्क और रिदम को पढ़ने लगता है और फिर उसे जवाब मिल जाता है, अगर दूर रहा तो मर जाएगा, अगर पास गया तो शायद मौका मिल सकता है। इंस्टिंक्ट पर चलते हुए ह्युन वू एकदम पास घुस जाता है, डिस्टेंस को जबरदस्ती कम करते हुए। ये देखकर चामा एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि कोई उस पर इनवर्ड मूव करने की हिम्मत करेगा। वो हैरान होकर सोचता है कि आखिर ये लड़का है कौन, क्योंकि टावर के लोअर फ्लोर्स पर तो कभी किसी ने उसे चैलेंज करने की कोशिश तक नहीं की थी। इधर बैटलफील्ड से दूर नाकागवा और शूह्युन लाइव फीड मॉनिटर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि क्रियास दोपहर करीब 2 बजे के आसपास खुला था। नकागवा बताती है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अभी तक उनके पास क्लाइंबर की पावर लेवल्स को मेजर करने का कोई सही तरीका नहीं है। तभी शिहान को याद आता है कि एयरपोर्ट से उतरते ही हमारा बंदा तुरंत वहां से गायब हो गया था। स्क्रीन पर डिस्टॉर्शन के पास खड़े ह्युन वू को देखकर वो सोचने लगता है कि क्या ये सच में पहले से सेंस कर लेता है कि क्रियास कब और कहां खुलने वाला है। वापस लड़ाई पर आते हैं। ह्युन वू ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो किस किस्म की ताकत से लड़ रहा है। उसे शक होने लगता है कि क्या ये स्किल है भी या नहीं। तभी चौनमा कामली कहता है कि उसकी तलवार, उसकी बिजली और उसकी ताकत, इनमें से कोई भी सिस्टम की आर्टिफिशियल स्किल्स से नहीं आती। ह्युन वू की इंस्टिंक्ट्स उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन वो जानता है कि डिस्टेंस बढ़ते ही चियानमा को और घातक अटैक्स करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए वो पीछे नहीं हटता, बल्कि चायनमा की कॉलर को मजबूती से पकड़कर बिल्कुल चिपक कर खड़ा रहता है, प्योर डिफायंस में। फिर हमारा हीरो ओवरलॉर्ड्स माइट अनलीश करता है, लेकिन उसे खुद डाउट होता है कि इसका कोई असर हुआ भी या नहीं। कुछ पल बाद चायोनमा संभलता है और उसके चेहरे पर पहली बार एक असली रिस्पेक्ट की झलक दिखाई देती है। पहली बार चियानमा खुलकर मानता है कि उसका प्रतिद्वंदी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि वाकई लाजवाब है। ह्युन वू की ताकत ने उसे अपनी पूरी शक्ति बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया, कुछ ऐसा जो उसने क्लाइंबर बनने के बाद कभी नहीं किया था। इसके साथ ही वो ह्युन वू को प्रोटेक्टर कहकर संबोधित करता है, मतलब उसे एक ऐसे योद्धा की तरह मान्यता देता है जो उसके सामने खड़े होने के काबिल है। चियानमा की ऑरा अचानक और भी भारी हो जाती है। वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है और अगला हमला तैयार करता है, लेकिन ह्युन वू भी समझ चुका है कि अगर डिस्टेंस बढ़ी तो उसकी मौत पक्की है। इसलिए वो बिना हिचकिचाए आगे की तरफ दौड़ पड़ता है, ये जानते हुए कि उसे किसी भी हाल में गैप बंद करना होगा। लेकिन चामा गरज कर कहता है कि यही वजह है कि उसे लाइटनिंग गॉड और स्काई कहा जाता है।
उसकी तलवार एक चमकते तूफान में बदल जाती है, बिजली चारों तरफ उफनने लगती है और अगले ही पल राइडन की ब्लेड आसमान फाड़ते हुए नीचे उतरती है, एक ऐसे फोर्स के साथ जिसे रोका नहीं जा सकता। दूर खड़ा शियून ये सब देखकर पत्थर का हो जाता है। उसकी आंखों के सामने पूरा क्षेत्र जहां चियानमा की तलवार गिरी थी पूरी तरह मिट चुका है, वहां कुछ भी नहीं बचा। अब उसे समझ आता है कि ह्यून वू जिस चीज से लड़ रहा है वो इंसान नहीं, एक सच में डरावना मॉन्स्टर है। लेकिन तभी चामा चौंक जाता है क्योंकि ह्यून वू अभी भी खड़ा है। वो मानता है कि हीरो की क्विक रिएक्शन ने उसकी जान बचाई। हमारा बंदा अटैक के बीच चानमा की शर्ट पकड़कर अपने शरीर को इतनी तेजी से ट्विस्ट कर गया कि मौत से बस बाल बाल बचा, हालांकि पूरी तरह सही सलामत नहीं। इसी दौरान ह्यून वू के शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगती है। कुछ ही पलों में बिजली पूरे शरीर में फैल जाती है। सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो जाता है और दिखाता है कि हन वू की मना आखिरकार जाग उठी है। बाहर की मना जबरदस्ती उसके अंदर घुसने लगती है, उसकी ताकत को तेजी से बढ़ाती हुई और उसकी मना लेवल को ऊपर धकेलती हुई। अचानक हुई इस पावर बूस्ट से हमारा हीरो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उधर चामा उसे ध्यान से देख रहा है, सोच रहा है कि क्या इसकी किस्मत दूसरी बार भी ऐसे ही चमकने वाली है। तभी हमारा लड़का एक बड़ी बात समझता है। उसके सामने जो पावर और फाइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने दंतकथाओं में पढ़ा था। ये आदमी कोई आम क्लाइंबर नहीं, ये है चानमा, वो मार्शल आर्टिस्ट जिसने सिर्फ अपनी ताकत के दम पर शिखर छू लिया था, सब में सबसे ताकतवर। चानमा भी अब इम्प्रेस हो चुका है कि हुन वो इतनी पावर देखने के बाद भी लड़ने की हिम्मत रखता है। लेकिन वो इसे हिम्मत नहीं, घमंड कहता है और चेतावनी देता है कि उसकी मौजूदा ताकत उसे हराने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं। इस पर हीरो भी मान लेता है कि चियोमा सही कह रहा है, अभी की उसकी पावर से जीतना नामुमकिन है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि चियोमा की बिजली ने उसकी मना पाथवेज को नुकसान पहुंचाया है और इसी नुकसान के कारण उसके अंदर कुछ बदल रहा है। हीरो को अपने टॉवर वाले दिन याद आते हैं जब वो अनगिनत मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता था। उन्हीं में से एक थी एक लेजेंडरी तकनीक जिसे वो कभी मास्टर नहीं कर पाया था, हेवनली डीमंस डिवाइन आर्ट, वो कला जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट कहा जाता था। वो बताता है कि पहले उसे मना फ्लो की असली समझ ही नहीं थी, ना ही ये पता था कि किसी विशेष तकनीक से मना कैसे जुड़ती है। हमारा हीरो पहले सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई बातें कॉपी करता था, मिथिकल चायोनमा की मूवमेंट्स को बस हूबहू नकल करता था बिना उनकी असली सार को समझे। लेकिन अब हुन वू विनम्र होकर मानता है कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही सही चियोनमा उसका गुरु बन चुका था और जब उसने सीख ली तो अब बारी है उस्ताद को उसका जवाब लौटाने की। अगले ही पल वो अपनी पूरी मना को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है और उसे एक जोरदार धमाके के साथ बाहर निकाल देता है। ये था उसका ओवरलॉर्ड्स डिवाइन किक। अटैक इतना विनाशकारी होता है कि सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन भेजता है। वो क्लाइंबर चायोनमू वॉल को हरा चुका है और उसके परफॉर्मेंस पॉइंट्स तेजी से इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन यही खत्म नहीं होता, एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, एक रहस्यमयी सिस्टम इन्विटेशन जिसकी काउंटडाउन चल रही है, 10 दिन 3 घंटे 8 मिनट और 11 सेकंड। सीन तुरंत शिफ्ट होता है इंपीरियल कासल की ओर। वहां मिरयोंग उस आखिरी अटैक ओवरलॉर्ड्स डिवाइन किक को पहचान लेती है और भावुक होकर कांप उठती है क्योंकि इस विनाशकारी मूव का इस्तेमाल सिर्फ एक ही कर सकता है, उसका मास्टर, वही इंसान जिसने उसे मार्शल आर्ट्स सिखाई थी, वही जिसे उसने पहली बार सच्चा गुरु माना था। बाद में मिरयोंग अपने गिल्ड की प्रगति की रिपोर्ट सुनती है और उसे पता चलता है कि बस एक ही एरिया बचा है, ईस्टर्न डंजन, जो वोंग गिल्ड के कंट्रोल में है। बस इसको जीतते ही इंपीरियल गिल्ड पूरे चाइना की सभी टेरिटरी का मालिक बन जाएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो ऐलान करती है, 1 महीने के अंदर हम इसे भी कब्जे में ले लेंगे। अपनी सफलता पक्की करने के लिए मिरयोंग खुद मिशन में शामिल होने का फैसला लेती है क्योंकि उसे वो वादा याद है जो उसने अपने मास्टर से किया था कि जब उसका मास्टर दुनिया में वापस लौटेगा तो उसके लिए वो एक ऐसी जगह तैयार रखेगी जो उसके लायक हो। अपने उसी वचन को पूरा करने के लिए मिरयोंग अब पहले से भी ज्यादा दृढ़ है क्योंकि वो अपने मास्टर से दोबारा मिलना चाहती है और इस बार सिर उठाकर। उधर हमारी स्टोरी वापस आती है हन वू की तरफ, जो चियानमा को हराने के बाद एक अराजक भीड़ का सामना कर रहा है। रिपोर्टर उसका पीछा करते हुए सवालों की बौछार कर देते हैं, उसकी ताकत, उसकी आइडेंटिटी और अचानक जापान में उसकी एंट्री को लेकर। हीरो उन्हें एक ही लाइन से चुप कर देता है, शीह्यून सब समझा देगा। और ये सुनते ही उसका दोस्त दंग भी और थोड़ा परेशान भी हो जाता है। बाद में हमारा हीरो एक कमरे में आराम फरमा रहा होता है और सोचता है कि आजकल लोग कितने झंझट वाले हो गए हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, होंग राइन, जो उसे दिल से शुक्रिया कहती है और उसे अपना उद्धारकर्ता बताती है। हुनवू को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने एरीज गिल्ड से बचाया था। होंग राइन बताती है कि वो इंपीरियल गिल्ड की एक एग्जीक्यूटिव है
और एक लड़ाई के दौरान एरिस गिल्ड ने उनके डंगोनन पर कब्जा करने की कोशिश की, जहां उसे पकड़ लिया गया और बुरी तरह टॉर्चर किया गया। वो किसी तरह जिंदा रही और आखिरकार हमारे हीरो ने उसे बचाया। उसकी कहानी दुखद थी, लेकिन हुनवू हमेशा की तरह शांत और थोड़ा उदासीन। उसे उसके अतीत में खास दिलचस्पी नहीं। उसी दौरान उसके ध्यान में आता है होंग रेन के कंधे पर बना एक टैटू। वो पूछता है ये क्या है। राइन बताती है ये इंपीरियल गिल्ड के एग्जीक्यूटिव्स का निशान है, जो आसमान के नीचे हमारी जगह को दर्शाता है। और फिर वो एक लाइन जोड़ती है कि ये टैटू खुद गिल्ड मास्टर ने उसे दिया था, कहते हुए कि इस दुनिया में उनके ऊपर कोई नहीं सिवाय उसके जिसे स्काई कहा जाता है। ये सुनते ही हनवू बिल्कुल जम जाता है और अचानक चिल्लाता है रुको। लेकिन रेन घबरा जाती है, सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया। असल में गलती होंग रेन की नहीं थी, गलती उसके अपने पुराने अतीत की थी। वो शब्द जो रीन ने दोहराए वही बातें थीं जो हमारा हीरो खुद कभी कहा करता था और जिन्हें वो किसी भी कीमत पर भूलना चाहता था। तभी हुनवू को अपने टॉवर वाले दिन याद आते हैं, वो समय जब उसे लगता था कि मार्शल आर्ट्स की ज्ञान प्राप्ति ही उसे आजादी दिला देगी। वो अपनी ही नाटकीय कल्पनाओं में खोया रहता था, खुद को अंधेरे से जन्मा, अकेलेपन में पला कोई रहस्यमयी योद्धा समझता हुआ, पूरा का पूरा वेब नॉवेल्स और एनिमे से प्रभावित। अब ये सब याद करके वो शर्म से तिलमिला जाता है, क्योंकि उसके वो क्रिंज वाले पुराने डायलॉग अब एक टैटू बनकर दुनिया में घूम रहे हैं। उसकी डार्क हिस्ट्री लिटरली फैल चुकी है। यहीं उसे यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, उसका पुराना शिष्य, जिसकी आज होंग रेन इंपीरियल गिल्ड में सेवा करती है। गुस्से में वो रेन को कहता है चीन पहुंचकर अपने गिल्ड मास्टर को संदेश दे देना कि वो मुझे कभी ढूंढने की कोशिश न करे। कुछ दिन बाद होंग रेन को वापस भेजने के बाद हमारा हीरो एक पॉपुलर हंटर टॉक शो में दिखाई देता है, जिसकी होस्ट है लीहा यंग। शो शुरू होते ही पूरा ऑडियंस उसे पहचान लेता है, फेमस हंटर किम हनवू। दूसरी तरफ सीहोन टीवी पर यह देखकर हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हुनवू अचानक टीवी पर आने का फैसला करेगा। वो कहता है कि हीरो हमेशा अपने मन की करता है और जो भी कर रहा है उसके अपने कारण होंगे। इंटरव्यू शुरू होते ही हनवू बताता है कि वो यहाँ एक खास घोषणा करने आया है। इंटरव्यू में हमारा हीरो एक दमदार घोषणा करता है, उसने अपना नया गिल्ड बना लिया है और अब वो मेंबर्स की तलाश में है। बाद में सीहोन मजाक में कहता है कि हनवू गिल्ड मेंबर्स ढूंढने का इससे नॉर्मल तरीका भी अपनाता तो चल जाता, लेकिन जब हीरो बाद में एप्लीकेशंस की बाट देखता है तो खुद मान जाता है इतने लोग तो मैंने सोचा भी नहीं था। सीहोन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं और वो साफ कह देता है कि वो मदद नहीं करेगा। हनवू भी आराम से कह देता है ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। फिर हनवू अपने नए गिल्ड की तैयारी शुरू करता है और दूसरे गिल्ड मास्टर्स से बेसिक सेटअप में हाथ बंटाने की रिक्वेस्ट करता है। सब हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा इंसान हम जैसे लोगों से इतनी सिंपल मदद क्यों मांग रहा है। तभी हमारा हीरो समझाता है काम पूरा होने के बाद तुम लोग मेरे शुरुआती डंगोनन इस्तेमाल कर पाओगे। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर वो गिल्ड बना ही क्यों रहा है, तो वो बिल्कुल कैजुअल तरीके से कहता है पैसा कमाने के लिए। डंगोनन रेट से तो कमाई हो ही रही है, अपना डंगोनन मैनेज करूंगा तो आमदनी और बढ़ जाएगी। ये सुनकर शू ह्यून को अजीब लगता है, क्योंकि हुनवू पहले से ही लाखों में कमा रहा है। लेकिन हमारा हीरो हमेशा की तरह कंधे उचकाकर बात टाल देता है। फिर शुरू होती है गिल्ड भर्ती और लंबे लंबे लाइनें लग जाती हैं हंटर्स की। लेकिन हनवू की सिलेक्शन पॉलिसी बिल्कुल खतरनाक। वो एक मशहूर सी रैंक हंटर को ही ठुकरा देता है, जबकि उसकी रिकॉर्ड फाइल शानदार थी। कारण मुझे इसका रिज्यूमे पसंद नहीं आया। भीड़ हक्का बक्का रह जाती है, ये आखिर किस तरह के स्टैंडर्ड हैं। हीरो उसकी स्टैट्स देखता है, सब डी रैंक सिवाय लकी स्टैट के जो बी रैंक थी। लेकिन फिर भी वो साफ बोल देता है नंबर ठीक है, बट एटीट्यूड और ईगो खराब है, ऐसा इंसान मेरे गिल्ड में नहीं चलेगा। इसी बीच हुनवू अपने नए स्किल पर नजर डालता है, वो स्किल जो उसे च्योनमा को हराने के बाद मिला था। पहले तो उसने इसे बेकार समझकर कोसा भी था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि ये वाकई काम आ सकता है। सिस्टम का प्रतिनिधि एबे उसे जीत की बधाई देता है और बताता है कि इस बार उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ाने का मौका नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का इन्विटेशन मिला है। साथ ही ईव भी बताती है कि उसकी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी स्किल में एक नया ऑप्शन जुड़ गया है और सिस्टम नोटिफिकेशंस की परफॉर्मेंस भी अब पहले से बेहतर है। शुरू में हमारा हीरो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, वो सोचता है पर्सनैलिटी चेक अपग्रेड का क्या फायदा। लेकिन जैसे ही गिल्ड इंटरव्यू शुरू होते हैं, ये नई स्किल उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। वो इसे हर भर्ती के ऊपर टेस्ट करता है और सिस्टम अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स दिखाने लगता है, अपॉर्चुनिस्टिक, सैक्रिफिशियल और फ्रेंडशिप बेस्ड। ये देखकर हनवू खुशी से फूला नहीं समाता, एकदम झट से इन तीनों को भर्ती कर लेता है, क्योंकि आखिरकार उसे पहली बार कुछ वाकई काम आने वाली चीज मिली है और उसका सिद्धांत साफ है,
बस काम ठीक से करो, बाकी मेहनत तो मैं वैसे भी नहीं करने वाला। छोटे से इंटरव्यू के बाद शुआन पूछता है, इतनी जल्दी खत्म करना ठीक है? हुन वो आराम से जवाब देता है, मैंने उन लोगों को चुना है जो पैसे चोरी नहीं करेंगे, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। जब शुआन पूछता है कि क्या उसने उनकी स्किल्स भी जांची, तो हीरो बिल्कुल कैजुअली कहता है, नहीं, लड़ाई तो मैं ही करने वाला हूँ। उनकी बातचीत के बीच हुन वू को एहसास होता है कि एप्लीकेंट्स में एक भी एस रैंक नहीं था। इस पर शू ह्यून समझाता है, एस रैंक लोग बहुत दुर्लभ होते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ करीब 5000 ही मौजूद हैं। हीरो को पहले तो लगता है कि 5000 एस रैंक काफी बड़ी संख्या है, लेकिन शू ह्यून तुरंत साफ करता है, टॉप 200 में आना ये तो कमाल का कारनामा है, ऐसे हंटर्स को दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये सुनकर हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि जो नाम रैंकिंग से गायब हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है? शू ह्यून का जवाब सन्न कर देने वाला होता है, वे मर जाते हैं। ह्यून वो हैरान कि इतनी जबरदस्त ताकत वाले हंटर्स इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। तभी शुआन समझाता है कि ये हंटर्स ST+ ग्रेड आर्टिफैक्ट्स पाने की कोशिश में मारे जाते हैं, वो दुर्लभ खजाने जो लैबिरिंथ की गहराइयों में छिपे होते हैं। हर हंटर की क्षमता की एक प्राकृतिक सीमा होती है, उसे तोड़कर आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, ST+ आर्टिफैक्ट्स। लेकिन उन्हें हासिल करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना। कई वहीं मर जाते हैं और कई इसे पाने के लिए दूसरे हंटर्स को ही मार डालते हैं। उन्हीं से पैदा होते हैं मर्डरर हंटर्स, वो लोग जिन्होंने ताकत के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक बार अगर कोई हंटर इस काली राह पर चल पड़े तो सिस्टम उसका नाम एस रैंक लिस्ट से हटा देता है और उसे हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। ये सुनकर हुन वू तुरंत समझ जाता है कि एरीज गिल्ड ने जो हंटर्स भेजे थे वो भी ऐसे ही गंदे तरीकों का इस्तेमाल करने वाले लोग थे। बाद में हमारा हीरो एरीज गिल्ड से छिन चुके 4 शुरुआती डंगोनंस में से एक पर पहुंचता है, विजिबल स्वैम्प। अब ये उसकी नई प्रॉपर्टी है और वो खुद मौका देखकर सब कुछ जांचने आया है। पूरी कैजुअल शैली में वो कहता है, चलो पहले रीजनरेटेड बॉस को हराते हैं, फिर देखते हैं ये जगह कितनी मुनाफेदार है। जैसे ही हन वो विजिबल स्वैम्प डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है, वहां के स्टाफ उसे पहचानकर घबरा जाते हैं। वो हकलाते हुए कहते हैं कि ट्रांसफर प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारा हीरो किसी की नहीं सुनता, सीधे अंदर चलता जाता है और कहता है, अब ये मेरा डंगोन है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंदर जाते ही उसे माहौल कुछ अजीब लगता है और तभी एक अनजान आदमी सामने आकर उसे अभिवादन करता है। वो बताता है कि हाँ, उसे एरीज गिल्ड ने भेजा था, लेकिन वो एरीज गिल्ड का हिस्सा नहीं है। फिर वो एक खतरनाक संगठन का नाम लेता है, पैंडेमोनियम। ये है हंटर्स की दुनिया का सबसे बदनाम फैक्शन, जहां हाई लेवल एस रैंक हंटर्स किराए के हत्यारे बन जाते हैं। उनकी एक ही पहचान है, अपने ही जैसे हंटर्स को मार डालना। पैंडेमोनियम की सबसे नामी सदस्यों की कहानी सुनते ही दुनिया कांप जाती है, लेकिन हमारा हीरो शांत खड़ा रहता है। उनमें से एक है आना, जो खुद को एक शक्तिशाली मेज बताती है और घमंड से बोलती है कि कई हाई रैंक टारगेट्स को मार चुकी है। हुन वो चुपचाप उसकी बातें सुनता है और ठंडे दिमाग से उससे सीधा साधा सवाल पूछना शुरू कर देता है, जिससे पैंडेमोनियम के लोग और भी भड़क जाते हैं। अना गुस्से में एक जोरदार बाइंडिंग स्पेल इस्तेमाल करती है ताकि हुन वो को रोक सके, लेकिन हालात पल भर में हिंसक हो जाते हैं और सारी मर्सनरी टीम हमारे हीरो पर टूट पड़ती है। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं चाइना शियन में, वियोन गिल्ड के छिपे हुए भूमिगत शहर में। यहाँ मिरांग बिना प्रभावित हुए पहुंचती है। हालांकि ये जगह वियोन गिल्ड के सबसे बड़े बेस में से एक मानी जाती है और उसके सामने आता है असुरा डेमन ली डून, जो एस क्लास हंटर्स में 82वें रैंक पर है। उसकी एटीट्यूड देखकर असुरा डीमन ली डून का प्राइड तो भड़क उठता है, लेकिन मिरांग आसानी से उसके हमले को डॉज कर देती है, जिससे वो एकदम स्टन्ड रह जाता है। टाइम खराब न करते हुए मिरांग अपनी जबरदस्त टेक्निक इस्तेमाल कर उसे वहीं खत्म कर देती है, क्योंकि उसे अपने मास्टर से जल्द मिलना है। जाने से पहले वो वही मैसेज देती है जो उसके मास्टर ने कभी भेजा था कि उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। दिल में थोड़ा दर्द तो होता है कि कोई और उससे पहले मास्टर से मिल चुका है, लेकिन मिरांग ये सोचकर खुश हो जाती है कि वो उसके इंतजार में है। अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन लिए वो कसम खाती है कि अपने मास्टर की वापसी के लिए सब कुछ तैयार करेगी और अपनी सारी प्रॉमिसेस पूरे करेगी। सीन बदलता है, हुन वू इरांग गिल्ड वापस लौटता है और उसके साथ होती है एक हैरान कर देने वाली गेस्ट, आना, एक फॉर्मर टॉप एस रैंक मेज जो पैंडेमोनियम नाम की खतरनाक मर्सनरी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। नारिन ये देखकर शॉक में पड़ जाती है कि हुन वू ऐसी डेंजरस क्रिमिनल को यहां लेकर आया है। हमारा हीरो काल्मली बताता है कि वो आना के साथियों को वहीं मार चुका है और आना को जिंदा पकड़कर ले आया है। नारिन दंग रह जाती है, क्योंकि पैंडेमोनियम कोई मामूली ग्रुप नहीं बल्कि एक्स टॉप एस रैंक किलर्स की टीम है जो हर किल को 100% पूरा करती है। और फिर भी हनवू ने उन्हें हरा दिया। वो सोचती है कि हनवू की स्टैट्स तो कभी उनके बराबर नहीं थी, फिर ये कैसे पॉसिबल है?
खुद हनवू भी मानता है कि उसकी स्टैट्स अजीब हैं, लेकिन इन्फो स्क्रीन सच दिखा रही है तो वो भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। ईव से पूछने का तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा कहेगी अथॉरिटी नहीं है। इसके बाद होनवू नारिन को समझाता है कि अना की चिंता ना करे, वो सर्वाइवल टाइप इंसान है, धमकी दो तो उसकी लॉयल्टी तुरंत बदल जाएगी। अना भी डर के मारे बार बार रहम की भीख मांगती रहती है। वो कहती है कि वो आइटम्स बना सकती है, पावरफुल मैजिक सर्कल्स तैयार कर सकती है, वो भी बेसिक स्पेल्स के बिना। ह्यूनवू तुरंत अना की इंफॉर्मेशन स्क्रीन चेक करता है, जहां साफ साफ लिखा मिलता है पर्सनैलिटी सर्वाइवल सेंटर्ड। ये देखकर उसकी शंका कंफर्म हो जाती है और वो फैसला करता है कि इस लड़की को एक मौका दिया जाए, क्योंकि अना दावा करती है कि वो बिना स्टाफ के भी काम कर सकती है। तभी हमारा हीरो बिना किसी हेजिटेशन के उसे 2 जबरदस्त आइटम्स थमा देता है, S+ ग्रेड स्टाफ और S+ ग्रेड रोब, जो उसने उसके मरे हुए साथियों से उठाए थे। ये सुनते ही नारिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि S+ ग्रेड गियर तो टॉप टियर हंटर्स के पास भी मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि नारिन और सवाल पूछ सके, ह्यूनवू बस इतना कहता है कि अना पर नजर रखना, उसे बाहर जाना है। नारिन पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर हमारा हीरो एक किलर लेवल कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब देता है, एक गिफ्ट मिला था, अब रिटर्न करने जा रहा हूँ। कुछ ही देर बाद वो एरीज गिल्ड के हेवी गार्डेड एरिया में पहुंच जाता है। गार्ड्स उसे रोकते हुए कहते हैं कि आउटसाइडर्स को अंदर आने की इजाजत नहीं, जब तक वो गिल्ड के मेंबर ना हो। लेकिन ह्यूनवू तो अपनी ही धुन में चलता है। वो बिल्कुल काम वॉइस में पूछता है, हुकुन वो अंदर है? फिर वो अपना हथियार उठाता है, एक रॉड जिसका नाम है जस्टिस, और साफ साफ कह देता है कि वो सन वू को तोहफा देने आया है, और गार्ड्स को वार्न करता है कि बाद में पिटाई की शिकायत न करें। और इसके साथ ही बिना 1 सेकंड खोए हमारा हीरो एरीज गिल्ड की बिल्डिंग में घुस जाता है। हाथ में वो हथियार जो देखने में तो खिलौना लगता है, लेकिन उसके वार किसी को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। गिल्ड के सारे मेंबर्स दहशत में चीखने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये खिलौने जैसा हथौड़ा आखिर कैसे उन्हें इतना बुरी तरह कुचल रहा है। ह्यूनवू मजे लेते हुए उनका मजाक उड़ाता है, मेरे सामने खड़ा होना मतलब अपनी मौत को दावत देना। और ये सुनते ही डर आग की तरह फैल जाता है। कोई भागता हुआ ब्रांच मैनेजर ह्यूक सन वू को कॉल करके बताता है कि ह्यूनवू पूरे गिल्ड को तहस नहस कर रहा है। अपने लग्जूरियस ऑफिस में बैठा सन वू गुस्से और डर दोनों से कांप रहा होता है। उसे समझ आता है कि अगर ये खबर बाहर गई कि एरीज गिल्ड को एक टॉय हैमर से बर्बाद कर दिया गया तो उनकी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। और तभी न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग, कुख्यात एरीज गिल्ड खिलौने से पिटा, राष्ट्रीय शर्म। ये देखकर सनवू का दिल और डूब जाता है। वो सोचता है कि हेडक्वार्टर्स को बुलाए या नहीं, लेकिन हेजिटेशन में फंस जाता है। अगर उसने मदद मांगी तो उसे निकम्मा समझकर उसकी लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। उसी टेंशन के बीच दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं हमारे ह्यूनवू, ऐसे जैसे किसी दोस्त के घर टी पीने आए हों। सुनवू उठ भी नहीं पाता कि हीरो अपना खिलौना हथौड़ा फिर से उठाता है और कहता है, कॉम्पेंसेशन के बारे में तो याद है ना? और पैंडेमोनियम वाले हत्यारे भेजने की हिम्मत कैसे हुई? मरने का शौक है क्या? अब सनवू की सारी अकड़ पिघल जाती है। वो तुरंत टोन बदलकर विनम्र हो जाता है, ठीक है, चाहिए क्या तुम्हें? और ह्यूनवू बेहद शांत वॉइस में जवाब देता है, ज्यादा नहीं, बस 20 अरब 20 बिलियन तैयार रखना। और इसी सीन के साथ ये वीडियो एंड होती है यहीं पर। और तुम लोग कमेंट और लाइक जरूर से कर दिया करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो लाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शायोनारा।